नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकलन लेकर आप सभी के सामने हाजिर हैं, जो कि प्रमुख रचनाकारों पर टिप्पणी पर आधारित होगा। यदि आपके पास ईएमआरएस, टीजीटी, पीजीटी, केबीएस, एनबीएस, टीजीटी, पीजीटी या फिर यूपी, एलटी, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी का सिलेबस होगा, तो आपने देखा होगा कि उसमें प्रमुख रचनाकारों या रचनाओं पर केंद्रित आपको पढ़ना है। तो मान लीजिए लिखित परीक्षा में इस अंश से 50 शब्दों में, 100 शब्दों में, 125 या 200 शब्दों में लिखने के लिए आए, तो आप कैसे लिख सकते हैं? तो हमने थोड़ी मेहनत करके 59-60 रचनाकारों को रखा हुआ है, जो कि आपके सिलेबस पर आधारित है। इसकी विश्वसनीयता के लिए, प्रामाणिकता के लिए आप सिलेबस अपने पास जरूर रखिए। जैसे हम एक बैठक में आप सभी को यहाँ पर पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी अपने महत्वपूर्ण कामों को करने के बाद एक बैठक में इस वीडियो लेक्चर को देखेंगे, सुनेंगे और नोट बनाएंगे। ठीक है? जिसके माध्यम से आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न तैयार होगा, टिप्पणी पर आधारित प्रश्न तैयार होंगे, साहित्यिक अवदान या काव्य सौंदर्य पर आधारित प्रश्न तैयार होंगे और साथ में एमसीक्यू भी तैयार होंगे। यदि आप ईएमआरएस 40 एमसीक्यू की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम रचनाकारों पर बातचीत करते हैं। पहले रचनाकार आपके सिलेबस में लगे हुए हैं, चंद बरदाई। चंद बरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो को लेकर हमने कई वीडियोज में आप सभी से चर्चा की है, आपने देखा भी होगा। अगर नियमित रूप से जुड़े होंगे तो निश्चित तौर पर आपने कहीं न कहीं देखा होगा। लेकिन चंद बरदाई पर लिखने के लिए आएगा तो आप कैसे लिखेंगे? पृथ्वीराज रासो इनका सर्वाधिक प्रसिद्ध काव्य है। इस काव्य का रचना काल और इसका मूल रूप सर्वाधिक विवादास्पद है। इसके रचयिता चंद बरदाई पृथ्वीराज चौहान के मित्र बताए जाते हैं, या फिर कई जगहों पर आप देखेंगे अंतरंग मित्र बताए जाते हैं, और कई जगहों पर तो बाल सखा शब्द का भी प्रयोग किया गया। सबसे पहले पृथ्वीराज रासो पर ध्यान किसका गया? डॉक्टर बूलर को जब यह पता चला कि रासो की तिथियां, व्यक्तियों के नाम, घटनाएं आदि इतिहास सम्मत नहीं है, तो उन्होंने तत्काल इस ग्रंथ को न प्रकाशित करने की सिफारिश की। इसे अप्रामाणिक मानने वालों में गौरीशंकर, हीराचंद ओझा, रामचंद्र शुक्ल आदि हैं। बाबू श्याम सुंदर दास और मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या इसे प्रामाणिक मानने वालों में। तो मान लीजिए चंद बरदाई पर लिखने के लिए आएगा, तो 25 शब्दों में, 50 शब्दों में, जो भी जितना भी लिखने के लिए आए, शॉर्ट टिप्पणी ही रहेगी। अगर रचनाकारों के दृष्टिकोण से देखें तो कम से कम आपके दिमाग में वो सभी मटेरियल रहेंगे जो कि एक सटीक उत्तर में होने चाहिए। तो इसी प्रयास में ये संकलन यहाँ पर हमने तैयार किया है। आपको बहुत अच्छा लगेगा। कम से कम आप अपने पाठ्यक्रम में लगे हुए महत्वपूर्ण रचनाकारों से परिचित हो जाएंगे। तो चंद बरदाई पर जितना भी लिखने के लिए आएगा आप लिख लेंगे, और आपकी जानकारी की कोई सीमा नहीं है, तो आप पृथ्वीराज रासो को लेकर भी एक लाइन, जो भी इसकी विशेषता है कि इसमें बहुत सारे छंद हैं, तत्कालीन छंदों का प्रयोग किया गया था, कितने सर्गों में बटा हुआ है, ये सब चीजें लिख सकते हैं, लेकिन समय को भी ध्यान में रखना। ठीक, पृथ्वीराज रासो पर जब आए तब विस्तार से इसके विषय वस्तु पर आपको लिखना है, लेकिन जब चंद बरदाई पर आए तो इतना भी आपको लिखना है। हर एंगल बताना है कि इनकी रचना कौन है, ये किसके दरबार में रहा करते थे, इनकी रचना को लेकर किसका ध्यान पहली बार गया, किन लोगों ने इसको प्रामाणिक माना, किन लोगों ने अप्रामाणिक माना। तो ये सारी चीजें आपको बताना है, जिससे कि एग्जामिनर आपके आंसर के मुताबिक अपना दिमाग चलाएगा। आगे बात करते हैं, अगले जो रचनाकार है उनका नाम है विद्यापति। इनकी 3 रचनाएं प्रसिद्ध हैं, कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली। कीर्तिलता ऐतिहासिक महत्व का छोटा सा प्रबंध काव्य है। विद्यापति ने इसे कहानी कहा है। कीर्तिलता को कवि ने अवहट भाषा में रचा है। अवहट यानी देशी भाषा, जो कि मैथिल युक्त विकसित अपभ्रंश है। पदावली विद्यापति के यश का आधार है। पदावली ऐसी रचना है जो काव्योत्कर्ष और साहित्य का इतिहास दोनों दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
इसमें राधा कृष्ण अपना अलौकिक छोड़कर लौकिक व्यक्तियों के समान प्रेम भावना से विह्वल होते हैं। यानी कि जिस राधा कृष्ण को हम ईश्वरीय प्रेम संबंध के रूप में देखा करते थे, वो एक सामान्य व्यक्ति की तरह प्रेम भावना से विह्वल होते हैं। तो विद्यापति को लेकर अगर टिप्पणी आए तो इतना भी आप लिख देते हैं तो आपका आंसर बहुत सटीक माना जाएगा और अच्छा भी माना जाएगा। अगले रचनाकार हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो इस युग के यानी आदिकाल के अत्यंत महत्वपूर्ण एवं बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं। ठीक है, यहाँ पर इस युग के स्थान पर आप आदिकाल भी लिख सकते हैं, ज्यादा वो बेहतर रहेगा। उनके काव्योत्कर्ष का प्रमाण उनकी फारसी रचनाएं। वे संगीतज्ञ, इतिहासकार, कोशकार, बहुभाषाविद, सूफी औलिया, कवि बहुत कुछ थे। उनकी हिंदी रचनाएं अत्यंत लोकप्रिय रही हैं। उनकी पहेलियां, मुकरियां, दो सुकने आम जन की जबान पर है। और एक कथन उल्लेख कर देंगे, गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहुदेश। उदाहरण के लिए इसका प्रयोग आप कर सकते हैं, और नहीं तो एक थाल मोती से भरा, कोई भी जो आपको याद हो एक यहां पर लिख सकते हैं। तो अमीर खुसरो का कंप्लीट हो गया। कबीर, ये भक्ति काल के निर्गुण धारा के ज्ञानशय शाखा के संत कवि थे। कबीर के काव्य पर निराकार भाव की उपासना, जाति भेद, अवतार का खंडन, सामाजिक चेतना का प्रभाव देखा जा सकता है। उनमें वेदांत का अद्वैत, नाथपंथियों की अंत साधनात्मक रहस्य भावना, हठ योग, कुंडलनी योग, सहज साधना, इस्लाम का एकेश्वरवाद सब कुछ मिलता है। अंत साधनात्मक पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग उन्होंने खूब किया है, साथ ही अहिंसा की भावना और वैष्णव प्रतिवाद भी। जैसे कई विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि मान लीजिए कबीर की काव्यगत विशेषताएं लिखने के लिए आए तो कैसे इसको लिख सकते हैं। तो हमने सीरीज के अंतर्गत 100 प्रश्नों की सीरीज के अंतर्गत कबीर को लेकर चर्चा की हुई है और दीर्घोत्तरीय टाइप के प्रश्न हैं, लेकिन कम शब्दों में लिखने के लिए ये आप देख रहे हैं एक एक वाक्य कितना कसा हुआ है। अगर कबीर का जानकार कोई भी होगा, अगर एक पैराग्राफ आप लिख देते हैं तो भी आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। खासतौर से वो विद्यार्थी जो EMRS और KVS NBS की तैयारी करने जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर क्वेश्चन के अंक कम होंगे, यानी कि 4 से 5 नंबर के आसपास में 4 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं और उनकी जो शब्द सीमा होगी 50 से 75 के बीच में हो सकती है। बहुत होगा तो 80 आप कर सकते हैं। शब्द सीमा को लेकर बहुत आपको बधने की जरूरत नहीं है कि इससे ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, इससे कम हो जाएगा तो क्या होगा। आप समय का ध्यान रखते हुए अपने उत्तर को कंट्रोल करेंगे और चाहिए कि पूरा उसमें आपका सॉलिड मटेरियल रहे, उत्तर रहे। ठीक है, तो इतना भी आप लिखेंगे तो कबीर की पूरी विशेषताएं आ जा रही हैं। अब आगे आप बता रहे हैं कि इनके जो ग्रंथ रहे या फिर जो रचनाएं रही उनकी प्रवृत्ति क्या रही। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके 3 भाग हैं, रामायणी, सबद और साखी। रामायणी के सबद में गे पद है, साखी दोहों में है। रामायणी और सबद ब्रज भाषा में है, जो तत्कालीन मध्य देश की काव्य भाषा थी। साखियों में पूर्वी का प्रयोग अधिक है, जिसे स्थानीय या क्षेत्रीय प्रभाव मानना चाहिए। कबीर साहस पूर्वक जन बोली के शब्दों का प्रयोग अपनी कविता में करते हैं। बोली के ठेठ शब्दों के प्रयोग के कारण ही कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है। आप ये भी लिख सकते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है, लेकिन अगर इतना भी लिखते हैं तो भी एग्जामिनर को पता चलेगा कि आपने कहीं न कहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी को भी पढ़ा हुआ है। आगे आप लिखेंगे कि कबीर तथा अन्य निर्गुण संतों की उलटबासियां प्रसिद्ध हैं। उलटबासियों का पूर्व रूप में सिद्धों की संधा भाषा में मिलता है। उलटबासियां अंतर साधनात्मक अनुभूतियों को असामान्य प्रतीकों में प्रकट करती हैं। वे वर्णाश्रम व्यवस्था को मानने वाले संस्कारों को धक्का देती हैं। इन प्रतीकों का अर्थ खुलने पर ही उलटबासियां समझ में आती हैं। तो ये जो नीचे का पैराग्राफ है, जैसे मान लीजिए आप के एग्जाम में आ जाता है कि संधा भाषा से क्या तात्पर्य है, तो यहां से भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के एक एक वाक्य आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है,
इसको बार बार मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जो सिंसियर विद्यार्थी हैं और जो सही मायने में उस परीक्षा हॉल को देख रहे हैं कि जब हम जाएंगे तो कहाँ से पढ़ा हुआ प्रश्न आएगा, यहीं से आएगा। हमने भले प्रमुख रचनाकारों को रखा हुआ है, लेकिन कहाँ से टर्निंग पॉइंट्स हैं उनको ध्यान में रखना है। इस प्रश्न में आपने देखा कि 3 उत्तर हैं। एक तो कबीर की जो काव्यगत विशेषताएं हैं वो है, फिर कबीर की रचनात्मक विशेषताएं जो हैं उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, उनमें क्या क्या है, ठीक है। और तीसरा जो कि कबीर की जो शैली रही है, उन्होंने प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया। और जब आप किसी भी चीज का खंडन करते हैं तो सीधे सीधे नहीं बोलते हैं, बल्कि प्रतीकों का सहारा लेते हैं, और वही काम यहाँ पर कबीर इत्यादि ने किया हुआ है। तो पूरा आपको समझ में आ गया। आप जैसे ही बेड पर सोने जाएंगे तो कबीर के इस अंश को 3 भागों में बांटकर देखेंगे। कबीर की काव्यगत विशेषताएं, कबीर की रचनागत विशेषताएं, और कबीर की जो शैली रही है, कहने की जो शैली रही है। आप सभी ने शैली विज्ञान जरूर पढ़ा होगा, आगे एमए या फिर पीएचडी इत्यादि में इसको पढ़ाया भी जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बात करते हैं। अगले जो रचनाकार है उनका नाम है रैदास। रैदास की भक्ति का ढांचा निर्गुणवादियों का ही है, लेकिन उनका स्वर कबीर जैसा आक्रामक नहीं। जाहिर सी बात है कि एक ही समय में कुछ ही लोग आक्रामक हो सकते हैं। हर व्यक्ति आक्रामक हो जाएगा तो फिर उस युग का कोई मतलब ही नहीं। तो जब कबीर थे, कबीर अपनी बातों को आक्रामक तरीके से कहा करते थे, चाहे वो कोई भी संप्रदाय हो। लेकिन रैदास भी निर्गुण कवि ही थे, लेकिन उनका स्वर थोड़ा सा अलग ढंग का था, सहज और सरल था। इसको लेकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसीलिए कबीर की आलोचना भी की कि जिस बात को मलिक मोहम्मद जायसी ने बहुत आसानी से सरल भाषा में और प्रेम के साथ कहा, उसी बात को कबीर ने आक्रामक अक्खड़पन के कारण कहा, जो कि ठीक नहीं रहा। इसीलिए उन्होंने ठीक से इनका मूल्यांकन भी नहीं किया हुआ। तो रैदास को यहाँ पर कबीर के साथ जोड़ा जा रहा है, क्योंकि किसी युग में जब कोई बड़ा राइटर होता है, कवि होता है, तो बार बार उसी से तुलना की जाती है। आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। आप ही लोग सफल हो जाएंगे, आप लोग टीचर हो जाएंगे, तो आपसे आपके पड़ोसी आप तुलना करेंगे कि फला का लड़का ये कर रहा था, ढेका का लड़का ये कर रहा था, उसकी तरह चलना है, उसकी तरह ईएमआरएस में सेलेक्ट होना है, उसकी तरह यूपी एलटी जीआईसी जीडीसी दुनिया भर के जो एग्जाम है उसमें जाना है। तो कबीर से बार बार उनके समकालीनों की तुलना होती रहेगी और होनी भी चाहिए। रैदास की कविता की विशेषता उनकी निरीहता है। वे अनन्यता पर बल देते हैं। रैदास में निरीहता के साथ साथ कुंठाहीनता का भाव है। भक्ति भावना ने उनमें वह बल भर दिया था जिसके आधार पर वे डंके की चोट पर घोषित कर सके कि उनके कुटुंबी आज भी बनारस के आसपास मुर्दा पशु ढोते हैं और दासानुदास रैदास उन्हीं का वंशज है। और उनकी एक पंक्ति यहाँ पर दिया गया, जाके कुटुंब सब ढोर ढोवंत फिरही अजहू बनारसी आस पासा। तो जिस चीज को लेकर आज तमाम विमर्श छिड़ जाते हैं और कई बार लोग कुंठित भी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर रैदास कुंठा से ऊपर थे। उनके अंदर एक एनर्जी आ रही थी कि हाँ, मैं इस वर्ग से जुड़ा हूं, लेकिन कर्म पर हम फोकस करते हैं। ऊंचे कुल का जन्मिया करनी ऊंच न हो। कोई जरूरी नहीं है कि आप उच्च कुल में पैदा हुए हैं तो आपकी करनी भी ऊंची होगी। एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पर इस चैनल पर जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं उनका कोई गॉड फादर नहीं है। जिनके गॉड फादर हैं वो कहीं ना कहीं इधर उधर झोला बस्ता लेकर घूम रहे होंगे और बड़ी बड़ी बातें कर रहे होंगे, और आपको एक दिन खबर भी आएगी कि फलाना का तो फलाना विश्वविद्यालय में हो गया, और जो तेज तर्रार विद्यार्थी थे वो ईएमआरएस, केवीएस, एनबीएस और यूपी एलटी जीआईसी तक ही अपने को रोक पाए। तो आप लोग भी अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए। आज हम क्यों रैदास को पढ़ रहे हैं? रैदास को इसलिए पढ़ रहे हैं कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, मैं बिना बैकग्राउंड के घर परिवार में जन्म लिया हूं, मैं मेहनत करूंगा और बराबरी नहीं कर पाऊंगा तो आत्म स्वाभिमान के साथ तो कम से कम जहां भी रहूंगा जीने का प्रयास करूंगा। ये आत्म स्वाभिमान रैदास की कविताएं हमें सिखाती हैं। रैदास की भाषा सरल, प्रवाहमयी और ज्ञता के गुणों से युक्त है। इनके पद आदि गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। कुछ पद फुटकल रूप में सतबानी में। तो कई बार सवाल पूछा जाता है कि आदि गुरु ग्रंथ साहब में रैदास के कुल 40 पद ऐसा माना जाता है कि संकलित है। तो रैदास पर आपको लिखने के लिए आएगा, इतना भी आप लिख देते हैं। मेरी कोशिश क्या है
कि आपकी चलती हुई कलम रुके ना, आगे बढ़ती जाए। आपकी कलम को रोकना नहीं। आप जितना लिखेंगे, पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, आपके अच्छे नंबर आएंगे और उसमें सटीक लिखेंगे तो और बेहतर नंबर आएंगे। यही हमारा प्रयास है। ऐसा नहीं है कि जो चीज हम बता रहे हैं वो इस दुनिया में कोई पहली बार बताने वाला है। आपने ऑलरेडी अनेक जगहों पर पढ़ लिया होगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं गुरु नानक के ऊपर। इन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों की समान धार्मिक उपासना पर बल दिया तथा वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्म कांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया। गुरु नानक ने व्यापक देशाटन किया और मक्का मदीना तक की यात्रा की। गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया। गुरु नानक ने पंजाबी के साथ हिंदी में भी कविताएं लिखी। इनकी हिंदी में ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का मेल है। इनके भक्ति और विनय के पद बहुत मार्मिक हैं। आदि गुरु ग्रंथ साहब के अंतर्गत महला नामक प्रकरण में इनकी वाणी संकलित है। तो ध्यान रखना है, एमसीक्यू पैटर्न पर सवाल आ सकता है कि गुरु नानक के जो वाणी है वो आदि गुरु ग्रंथ साहब के किस प्रकरण में है, तो वह है महला। गुरु नानक की रचनाएं जपू जी, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला। इतना आप लिख देंगे, आपका काम हो जाएगा। एक चीज आप देख रहे होंगे कि हमने कहीं नहीं बताया कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ, इनके माता पिता कहाँ थे, क्या थे। ऐसे प्रश्नों में के उत्तर लिखते समय ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं। आपको टू द पॉइंट, आज हम गुरु नानक को क्यों पढ़ रहे हैं, उनकी प्रासंगिकता क्यों है, छोटे प्रश्नों में यही बताने की जरूरत है। इसीलिए वो प्रश्न पूछे ही जाते हैं। आगे दादू दयाल है। दादू दयाल, दादू की कविता जन सामान्य को ध्यान में रखकर लिखी गई है। इसका कारण सरल एवं सहज है। दादू भी कबीर के समान अनुभव को ही प्रमाण मानते थे। आप देख रहे हैं, चाहे रैदास की बात करें, चाहे दादू दयाल की बात करें, कहीं न कहीं कबीर आ जा रहे हैं। वही, क्योंकि उस दौर के बड़े व्यक्तित्व थे कबीर। कबीर ही ऐसे थे जिनसे की तुलना की जा सकती है। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी कई बार पीएचडी इत्यादि के टॉपिक को पूछा करते हैं कि क्या लिखें, तो यहाँ पर आप एक टॉपिक बना सकते हैं कि समकालीन कबीर के समकालीन रचनाकारों पर उनका क्या प्रभाव रहा, या फिर दादू और कबीर की कविताओं का तुलनात्मक अध्ययन भी आप कर सकते हैं किसी भी पक्ष को लेकर। जैसे यहाँ पर बताया गया कि दादू भी कबीर के समान अनुभव को ही प्रमाण मानते थे, मतलब आंखों देखी पर ही विश्वास करते थे। दादू की रचनाओं में भगवान के प्रति प्रेम और व्याकुलता के भाव हैं। कबीर की भांति उन्होंने भी निर्गुण निराकार भगवान को वैयक्तिक भावनाओं का विषय बनाया है। उनकी रचनाओं में इस्लामी साधना के शब्दों का प्रयोग खुलकर हुआ है। उनकी भाषा पश्चिमी राजस्थानी से प्रभावित हिंदी है। इसमें अरबी फारसी के काफी शब्द आए हैं, फिर भी वह सहज और सुगम है। दादू की रचनाओं का संग्रह उनके दो शिष्यों संत दास और जगन दास ने हरडेवाड़ी, बल्कि यहाँ पर जगत दास होगा, ठीक है, ने हरडेवाड़ी नाम से किया था। बाद में रज्जब ने इसका संपादन अंगबधु से किया है, अंगबधु नाम से किया है। तो यहाँ पर आपने बता दिया कि दादू दयाल की जो काव्यगत विशेषताएं थी वो किस टाइप से थी, उनके ऊपर किसका प्रभाव था। ये बताना कि दादू के ऊपर कबीर का प्रभाव था, ये आपकी तैयारी का एक बहुत बड़ा पॉइंट रहेगा। लिखने के लिए तो दादू के ऊपर आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जब जोड़कर बताएंगे कि हर व्यक्ति किसी न किसी से प्रभावित रहता है, यहाँ पर दादू भी कबीर से प्रभावित है, लेकिन उनकी भी अपनी कुछ खास विशेषताएं हैं। जैसे कि भाषा को लेकर उनकी जो हिंदी है पश्चिमी राजस्थानी से प्रभावित है। और बाद में उनके शिष्य, प्रिय विद्यार्थियों, अच्छे शिष्य पाना भी किसी के जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। उनके शिष्य अच्छे थे, उन्होंने उनकी वाणियों का संग्रह एक जगह किया हर्रे वाणी नाम से, और फिर अंगबधु नाम से। इतना आप बता देंगे, आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। कुतुबन ने मिर्गावत की रचना 909 हिजरी अर्थात 1503 या 4 में की थी। कई जगहों पर 1503 ही माना जाता है, ध्यान रखना है। ये सोहरावर्दी पंथ के ज्ञात होते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे। मिर्गावत में नायक मृगी रूपी नायिका पर मोहित हो जाता है और उसकी खोज में निकल पड़ता है। अंत में शिकार खेलते समय सिंह के द्वारा मारा जाता है। यह रचना अनेक कथानक रूढ़ियों से युक्त है। इसकी भाषा प्रवाहमयी है।
ठीक है, अवधि में ये सब लिखे गए हैं सूफी काव्य जितने भी हैं। तो इतना आप कुतुबन के बारे में लिख सकते हैं। आप देखेंगे कि जो सूफी काव्य हैं उसमें हिजरी संवत का प्रयोग चलता है। तो 909 हिजरी भी आपको ध्यान में रखना है और 1503 भी ध्यान में रखना है। ये ईस्वी में हो गया, ये हिजरी में। ठीक, आगे आप बताएंगे मलिक मोहम्मद जायसी के ऊपर। हिंदी में सूफी काव्य परंपरा के श्रेष्ठ कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं। इनकी 3 रचनाएं उपलब्ध हैं, अखरावट, आखिरी कलाम और पद्मावत। बहुत सारे विद्यार्थी कन्हावत और क्या क्या है वो सब लिख सकते हैं, लेकिन टाइम भी आपको देखना है। अखरावट, आखिरी कलाम, पद्मावत। अखरावट में देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सैद्धांतिक बातें कही गई। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन। अगर मलिक मोहम्मद जायसी के रूप में हमारे सामने हैं तो वो रचना पद्मावत है। इनके यश का आधार है पद्मावत। इसकी रचना कवि ने 1520 ईस्वी यानी कि 927 हिजरी में किया हुआ है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखना है। पद्मावत प्रेम की पीर की व्यंजना करने वाला विशद प्रबंध काव्य है। यह दोहे चौपाइयों में निबद्ध मसनवी शैली में लिखा गया है और आप इसके नागमती वियोग खंड का उल्लेख करते हुए 12 मासा शैली का भी प्रयोग कर सकते हैं। समय भी देखना है आपको कि आपके पास कितना वक्त बचा हुआ है। एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं, बाकी नॉलेज तो व्यक्ति के पास बहुत होता है, लेकिन किस नॉलेज को क्रम से कैसे रखना है ये भी एक कला होती है और उसी कला में आप सभी को मैं पारंगत करने की कोशिश कर रहा हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी के दिमाग में ये बात कभी नहीं आनी चाहिए कि जो चीज मैं बता रहा हूं वही पहली बार बताई जा रही है या मैं ही बता सकता हूं। आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा, लेकिन हम उस कारीगर की तरह जैसे आप मैप दे देते हैं और फिर उस पर मकान बनना शुरू हो जाता है, आप देखते हैं कि कई मंजिल बन जाती है। हम धीरे धीरे उन सीढ़ियों को बनाते हुए आपको आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर आप जाना चाहते हैं। अगले जो रचनाकार हैं उनका नाम है गोस्वामी तुलसीदास। इनके द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रामाणिक माने जाते हैं। दोहावली, कविता रामायण जिसको कवितावली भी कहा जाता है, गीतावली, रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्न, विनय पत्रिका, रामलला नचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवै रामायण जो कि ये रहीम से प्रभावित होकर लिखते हैं, वैराग्य संदीपनी, श्री कृष्ण गीतावली। ठीक है, श्री कृष्ण गीतावली इन्होंने सूरदास से एक तरीके से प्रभावित होकर लिखा है। रामचरितमानस की रचना गोस्वामी जी ने संवत 1631 यानी 1574 ईस्वी में प्रारंभ की। जैसा कि एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, संवत 1631 करहूं कथा हरिपद धरि सीसा। तो बहुत सारे वक्त लगे इसको लिखने में। कितने वक्त लगे हैं ये सब मैं बता चुका हूं, आप लोगों के दिमाग में आ गया। नहीं आया होगा तो इसका मतलब है कि आपकी तैयारी अभी झिलमिल झिलमिल अवस्था में चल रही है। आपका स्क्रीन एकदम साफ होना चाहिए, दिमाग का स्क्रीन साफ होना चाहिए, न कि मोबाइल का। तो ध्यान रखना है। तुलसीदास ने रामचरितमानस और 12 ग्रंथों की रचना की। सब एक से एक ग्रंथ रहे और तुलसीदास अपने समय के ऐसे कवि थे जिनको कि कहा जाता था कि भाषा पर काफी पकड़ है इनकी। उस समय जो भाषा थी ब्रज भाषा और अवधी, दोनों भाषाओं पर समान अधिकार रखते हैं। जैसे आज कोई अगर हिंदी के साथ इंग्लिश बोले तो उसको बहुत बड़ा विद्वान माना जाएगा, उसी में अगर संस्कृत जोड़ लें तो इस वर्तमान समय का सबसे बड़ा विद्वान माना जा सकता है। वैसे ही तुलसीदास भी अपने समय में ब्रज भाषा और अवधी दोनों पर समान अधिकार रखते थे। उसी प्रकार प्रबंध और मुक्तक, एक तरफ भाषा पर उनकी कमांड थी, दूसरे तरफ जो काव्य शैलियां थी या फिर काव्य रूप थे उस पर भी उनका कमांड था, नियंत्रण था। दोनों की रचना में भी वे कुशल हैं। वस्तुतः तुलसी ने गीतावली, कवितावली आदि में मुक्तकों में कथा कही है। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार रामचरितमानस में तुलसी की करुणा समाजोन्मुख है, विनय पत्रिका में यह आत्मोन्मुख है। व्यक्तिगत एकांतिक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति की दृष्टि से विनय पत्रिका भक्ति काव्य में अनूठी है। तो एक तरीके से तुलसीदास का जो साहित्यिक अवदान रहा है या फिर साहित्यिक परिचय रहा है और उसमें जो भी रचनाओं की विशेषताएं रही हैं उसको आपने बहुत शॉर्ट में, जितना आपको एग्जाम में लिखने का समय या फिर जो मिल रहा है उसमें लिख सकते हैं। आप आराम से लिख सकते हैं, हर एक चीज आप यहाँ पर लिख दिए जो कि एक परीक्षार्थी को लिखना चाहिए। अगले रचनाकार हैं सूरदास।
शुक्ल जी ने सूर को एक और जयदेव, चंडीदास और विद्यापति की परंपरा से जोड़ा है, तो दूसरी ओर लोकगीतों की परंपरा से भी उन्हें जोड़ा है। एक चीज आप देख रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास को किससे किससे जोड़ा है? जयदेव, चंडी और विद्यापति। जयदेव जैसा कि आप जानते हैं संस्कृत के हैं, चंडी दास जो है वो बांग्ला के हैं, और विद्यापति जो कि मिथिला के हैं। इन सभी की परंपरा में कौन है? सूरदास है। दूसरी ओर लोकगीतों की परंपरा से भी जोड़ा गया। विद्यापति और सूरदास में जो निरीयता, तन्मयता मिलती है, अनुभूतियों को जिस प्रकार बाह्य प्रकृति के ताने बाने में बुना गया है, वह लोकगीतों की विशेषता है। लोकगीतों में अभिव्यक्ति इतनी निश्चल होती है कि वह शास्त्रीयता और सामाजिक विधि निषेध की मर्यादा का निर्वाह नहीं कर सकती। प्रिय विद्यार्थियों, आपको लग रहा होगा कि हम तो सूरदास के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही खास अंतर दिखाई दे रहा है, लोक एवं शास्त्र में अंतर। मान लीजिए एग्जाम में आप बहुत ही बेहतरीन तैयारी कर गए, फलाना ढिकाना के नोट्स को पढ़कर गए, लेकिन सवाल आ गया कि लोक और शास्त्र में अंतर बताइए, तो यहां से आप जोड़ सकते हैं अनुभूतियों को लेकर प्रकृति, ठीक है, और इसमें अभिव्यक्ति की निश्चलता, सामाजिक विधि निषेध, मर्यादा का निर्वाह, पूरा आप देख रहे हैं ये लोक से जुड़ा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ठीक है, क्योंकि आप जब भी कोई तैयार करते हैं पोर्शन, तो कैसे कहां सवाल बन सकते हैं, इसको भी एक नजर आपको देखना पड़ेगा। ठीक, तो जहां पर आप नोट बना रहे होंगे, बगल में लोक शास्त्र में क्या अंतर हो सकता है, इस वाक्य को आप एक आंसर के रूप में बना सकते हैं, जो कि 25 से 30 शब्दों का आराम से हो जाएगा। नहीं के स्थान पर भी आप कुछ कलम चलाकर जरूर आएंगे। आगे आप बताएंगे सूरदास को बढ़ाते हुए कि सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार के कवि हैं। बाल जीवन का पर्यवेक्षण एवं चित्रण महान सहृदय और मानव प्रेमी व्यक्ति ही कर सकता है। सूरदास ने वात्सल्य और श्रृंगार का वर्णन लोक सामान्य की भाव भूमि पर किया हुआ है। भ्रमर गीत में गोपियों की विदग्धता की निरीह विवशता उतनी मार्मिक नहीं जितनी कि विरह को प्रकट करने वाली उनकी निरीह, निश्चल, अलंकृत उक्तियों में। साहित्य लहरी में सूर के दृष्टिकूट के पद संकलित हैं, जो काव्य रूढ़ियों में निबंध होने के कारण दुरूह हैं, यानी कि कठिन है। सूरदास ब्रज के प्रथम प्रतिष्ठित कवि हैं। उनके पद गेय पद मुक्तक हैं, किंतु उनकी प्रबंधात्मकता का रस है। उसमें भले वो मुक्तक हैं, लेकिन जो रस की बात की जाती है तो लगता है कि आप कोई न कोई महाकाव्य को पढ़ रहे हैं। इसलिए उनके गेय पद के साथ साथ लीला पद भी, उनके गेय पदों को लीला पद भी कहा जाता है। ठीक है, तो सूरदास पर आप इतना लिख देंगे, आपका आंसर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एक तो आपने बता दिया कि सूर किस परंपरा का वहन करते हैं, दूसरा आपने बता दिया कि सूर की जो काव्यगत विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हैं, और तीसरे में आपने बता दिया यहाँ पर कि उनकी जो 3 प्रमुख रचनाएं हैं, सूर सागर के अंतर्गत भ्रमर गीत सार या फिर जो साहित्य लहरी है, ठीक है, इनके बारे में आपने बता दिया। ठीक, आगे बात करते हैं मीरा के बारे में। मीरा भक्त कवि हैं। उनकी व्याकुलता एवं वेदना उनकी कविता में निश्चल अभिव्यक्ति पाती है। मीरा की कविता में रूप, रस और ध्वनि के प्रभावशाली बिंब हैं। वे अपनी कविता में निहित वेदना को श्रोताओं और पाठकों के अनुभव के माध्यम से संप्रेषित करती हैं और कहती हैं, घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई। बहुत बड़ी बात मीरा यहाँ पर कह रही हैं। जिस अनुभूति की प्रामाणिकता को लेकर तमाम विमर्श यहाँ पर चल रहे हैं हिंदी साहित्य में, चाहे वो स्त्री विमर्श हो, दलित विमर्श हो, आदिवासी विमर्श हो, ओबीसी विमर्श हो, समलैंगिक विमर्श हो, किन्नर विमर्श हो, दुनिया भर के जितने विमर्श हैं उसमें केंद्र में क्या है? अनुभूति। मीरा ने सैकड़ों वर्ष पूर्व यानी भक्ति काल में ही कह दिया कि घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई। जैसे आप सभी तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी करने वाले ही जानते हैं कि सफलता असफलता क्या होती है। हो सकता है कि आपको असफलता मिले और अपने घर जाएं, गांव में जाएं, तो लोग बोलें कि वो तो बर्बाद हो गया, वो तो अब कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वो कभी तैयारी किया होगा तो सीधे सीधे डायरेक्ट आपको नहीं कुछ बोल सकता है। वो बोलेगा कि बेटा लगे रहो, एक न दिन एक आपका समय आएगा। मैं क्यों आप सभी से इतना जुड़कर बात करता हूं? क्योंकि हमें पता है कि घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई।
उम्मीद है कि मेरी भावनाओं को आप सभी बहुत अच्छे से जान पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। तो मीरा जो बात उस जमाने में कही थी, वही बात आज विमर्श का प्रतिमान बन चुकी है। ठीक है, मीरा के काव्य पर निर्गुण सगुण दोनों साधनाओं का प्रभाव है। उन पर नाथ मत का भी प्रभाव दिखाई पड़ता है। उनके इष्ट देव तो कृष्ण ही हैं, किंतु राम कथा से संबंधित गेय पद भी उन्होंने लिखे हैं। मीरा की कविताएं शिष्ट समाज के साथ साथ राजस्थान के भीलों में भी बहुत लोकप्रिय है। भील एक जनजाति है, वहां भी मीरा की कविताएं लोग पढ़ते हैं या फिर समझते हैं। तो मीरा के बारे में आपने पूरा लिख दिया। उनकी जो काव्यगत विशेषताएं हैं, बहुत लॉन्ग में नहीं तो शॉर्ट में पूरा आपने अपने दिमाग में रख लिया। और ये एक पंक्ति काफी है सबको घायल करने के लिए, एग्जामिनर को भी घायल करने के लिए ये पंक्ति काफी है। अगर इसको आप लिख देते हैं तो केवल आप इस पंक्ति को नहीं लिखे हैं, बल्कि आज के विमर्शों के तरफ भी संकेत आपने कर दिया है। अगले जो रचनाकार हैं उनका नाम है रसखान। ये लौकिक प्रेम से कृष्ण प्रेम की ओर उन्मुख हुए। रसखान ने कृष्ण का लीला गान गेय पदों में नहीं सवैयों में किया। कई बार सवाल पूछा जाता है, तमाम लोगों ने तो मुक्तक में किया, गेय पदों में किया, जिसको कि गाया जा सकता है, लेकिन रसखान ने एक अलग ट्रेंड, अलग शैली को यहाँ पर प्रस्तुत किया है, वो है सवैया छंद। रसखान को सवैया छंद सिद्ध था। ब्रज भाषा का ऐसा सहज प्रवाह अन्यत्र बहुत कम मिलता है। रसखान सूफियों का हृदय लेकर कृष्ण की लीला पर काव्य रचते हैं। उनके उल्लास, मादकता और उत्कृष्टता तीनों का संयोग है। उनकी कविता में उल्लास भी है, मादकता भी है और उत्कृष्टता भी। इनकी प्रसिद्ध कृति प्रेम वाटिका का रचनाकाल 1614। वे गोसाई विठलनाथ के शिष्य थे। हालांकि अष्टछाप में ये जुड़े नहीं है। ये भी आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट सवाल आता है कि अष्टछाप से कौन नहीं जुड़ा है, तो इसमें रसखान का भी नाम रहता है और यही उत्तर होता है। और उनकी खास पंक्ति है, मोर पखा सिर ऊपर राखियों, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़े पीताम्बर लकुटी बन, गोधन ग्वारन संग फिरोंगी। और ऐसा माना जाता कि रसखान की इच्छा थी कि वो जब भी जन्म ले तो ब्रज के क्षेत्र में ही जन्म ले। और रसखान के माध्यम से उस ब्रज भूमि का भी अनुमान लगाया जा सकता है कि वहां के लोग कितने अच्छे होते होंगे। ब्रज क्षेत्र में भी मुझे भी जाने का मौका नहीं मिला है। इच्छा है कि मथुरा, गोकुल इत्यादि में कभी जाऊं और वहां के लोगों से जरूर मिलूं। तब तक हो सकता है कि हमारे बहुत सारे विद्यार्थी भी उधर परिचित मिल जाए। तो आप सभी अगर यहाँ पर हो तो कमेंट तो कर ही सकते हैं। अगले हैं सेनापति। रीतिकालीन कवियों ने प्रकृति का उपयोग प्राय उद्दीपन के ही अंतर्गत किया है, लेकिन सेनापति इस काल के अकेले कवि हैं जिनका प्रकृति के प्रति भावबोध इतना सहज है कि आधुनिक सा लगता है। ऋतु वर्णन में इनका सादृश्य विधान मौलिक है। सेनापति उन्हें नए जलद सावन के चारी, दिसान घुमरत भरे तोय के, शोभा सरसाने न बखाने जात, कहु भांति आने हैं, पहाड़ मानो काजर के धोए के। तो ये सेनापति का जो भी ऋतु वर्णन है उसके कुछ उदाहरण है। आप चाहें तो किसी एक पंक्ति का भी प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं, या फिर सेनापति की जो भी पंक्ति याद हो उसको आप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि हिंदी व्याकरण अगर आप पढ़ते जाते हैं तो हर जगह ध्यान में रखिए। जैसे मानव शब्द आया हुआ है, आप सभी के लिए होमवर्क है कि इसमें कौन सा अलंकार हो सकता है, ये भी तो सवाल पूछा ही जा सकता है। इनकी दो रचनाएं यानी कि सेनापति की दो रचनाएं प्रसिद्ध हैं, कवित रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम। कवित रत्नाकर में भक्ति भाव के छंद है और सेनापति को कई बार राम भक्ति में भी रखा जाता है। ठीक है ना। आगे बात करते हैं, अगले जो कवि हैं उनका नाम है केशवदास। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है, लेकिन रामचंद्रिका के संवादों की प्रशंसा भी की गई है। कई बार सवाल पूछा जाता है कि रामचंद्रिका किस मामले में प्रसिद्ध है या फिर उसकी खास विशेषता क्या है। वो है संवाद योजना, कथा प्रसंगों की समुचित योजना, मार्मिक प्रसंगों की पहचान, वाग्विविधता, अलंकारों, छंदों के ज्ञान के उपयोग की चमत्कार प्रियता उनकी काव्य कला को कठिन कर देती है। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत क्यों कहा जाता है, ये सब इंटरव्यू इत्यादि में पूछा जा सकता है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक प्रतिमान बनाया है, खासतौर से तुलसीदास का अध्ययन करते हुए, कि एक जो कवि होता है उसमें क्या होनी चाहिए, कथा प्रसंगों की समुचित
पहचान होनी चाहिए, मार्मिक प्रसंगों की पहचान होनी चाहिए और जो शैली है वो सरल होनी चाहिए। लेकिन चूंकि केशवदास का जो समय था वो संक्रमण काल के दौर का था, मतलब कि भक्ति काल में भी उनका समय आता है और रीति काल में भी। तो वो कंफ्यूज थे कि जाए तो जाए किधर। एक तरफ रामचरितमानस के अ, जवाब में उन्होंने रामचंद्रिका लिखा, लेकिन वो अपने कालखंड से प्रभावित बिना बच भी नहीं पाए। उन्होंने चमत्कार प्रिय, केशवदास अलंकारवादी आचार्य माने जाते हैं। उन्होंने लिखा भी है कि भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित, ये सब भी आप इसमें जोड़ सकते हैं। तो कहीं न कहीं उनकी जो कृति थी रामचंद्रिका या फिर अन्य जितनी भी कृतियां रही वो कठिन हो गई थी केवल चमत्कार प्रियता के कारण। ठीक है, अन्य चीजें भी यहाँ पर है। कई बार व्यक्ति की जो मजबूती होती है वही उसकी कमजोरी भी हो जाती है। आप लोगों ने इसको महसूस भी किया होगा। केशवदास के 7 ग्रंथ मिलते हैं: कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह चरित, विज्ञान गीता, रतन बावनी और जहांगीर जस चंद्रिका। कवि प्रिया और रसिक प्रिया काव्य शास्त्रीय पुस्तकें हैं। ठीक है, कवि प्रिया में अलंकार है और रसिक प्रिया में रस है। कवि प्रिया की रचना महाराजा इंद्रजीत सिंह की पतिव्रता गणिका राय प्रवीण को शिक्षा देने के लिए हुई। तो ये भी कई बार सवाल पूछा जाता है कि केशवदास ने कवि प्रिया क्यों लिखी, तो उसका सभी का जवाब इस छोटे से अंश में आपको मिल गया। चाहे वो केशवदास दास की काव्यगत विशेषताएं हों, उनकी रचनागत जो भी उपलब्धियां रही हों, या फिर वो किस उद्देश्य से लिखी गई, वो सारी चीजें आपको पता चल गई। अगले जो कवि हैं उनका नाम है बिहारी। इनके यश का आधार सतसई है। बिहारी सतसई की लोकप्रियता का सबूत 50 टीकाएं लिखी जानी है। बिहारी मूलतः श्रृंगार के कवि हैं, हालांकि उन्होंने भक्ति और नीति के भी मार्मिक दोहे रचे हैं। उन्हें रीति सिद्ध कवि के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। बिहारी के श्रृंगारी दोहों में सामंती जीवन का वैभव विलास ही नहीं चित्रित है, वे सामान्य गृहस्थ के दैनंदिन जीवन के भी सरस चित्र खींचते हैं। देवर, भाभी, जेठ, ननद, सास, पड़ोसिन, वैद्य, ज्योतिषी, खेत, बाग, सरोवर, सबके सब संदर्भ में श्रृंगार के चित्र खींचते हैं। बिहारी बहुज्ञ थे, मतलब बहुत जानकार थे बिहारी। इसको लेकर भी सवाल आता है कि बिहारी की बहुज्ञता पर टिप्पणी लिखिए या विस्तार से बताइए। उन्होंने अपनी विस्तृत जानकारी का उपयोग अपनी रचनाओं में किया हुआ है। और अच्छी बात यह है कि बिहारी की मात्र एक ही रचना है, उसका नाम है बिहारी सतसई। इसीलिए आलोचकों को लिखना पड़ा कि मात्रात्मक रूप में विकास नहीं, गुणात्मक रूप में विकास करना चाहिए। ये नहीं कि दुनिया भर के ग्रंथ लिख दिए और सब कूड़ा करकट ही रहे। एक ही लिखिए, लेकिन बेहतरीन तरीके से लिखिए। तमाम विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि सर आपका कोई ऐप है क्या, सर आपका कोई चैनल है क्या, या फिर आप नोट्स बेचते हैं क्या। मैं यही बोलता हूं कि भाई मेरे पास केवल अनुराज हिंदी एकेडमी यूट्यूब चैनल है, उसी की गुणवत्ता में सुधार लूं तो बहुत बड़ी बात होगी। आप यहीं पर जुड़े रहिए। आप हमें खरीद नहीं सकते, खरीदना इतना आसान नहीं है। ये मेरा पागलपन भी हो सकता है, ये मेरी तन्मयता भी हो सकती है, ये आप सभी के प्रति आत्मीय हमारा लगाव भी हो सकता है, ये जुझारूपन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर बिहारी सतसई एक रचना लिखकर बिहारी ने अपने को अमर कर लिया और एक रचना पर 50 टीकाएं लिखकर लोग आलोचक बन गए। आपने जब तुलनात्मक आलोचना आप पढ़ेंगे तो उसमें बिहारी और देव और बिहारी इस तरीके से रचनाएं आलोचनात्मक की गई। आपने पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा होगा। अगले जो कवि हैं उनका नाम है देव। देव काव्य कला के कुशल कवि हैं, लेकिन चमत्कार या काव्य रूढ़ियों के आधार पर रचना करने की प्रवृत्ति उनमें बिहारी की अपेक्षा कम है। इसलिए उनमें चमत्कार करने की अपेक्षा रमाने की प्रवृत्ति अधिक है। देव केवल स्थितियों की योजना से मार्मिकता पैदा करते हैं। इससे उनकी कविता में नाटकीयता आती है और जिन मनोविकारों भावों का चित्रण किया जाता है उनमें उत्कृष्ट बिंब विधान पाया जाता है। बड़े बड़े नैन सो आंसू भरी भरी धरी, गोरो गोरो मुख आज ओरो सो बिलानो जात। ये पंक्ति यहाँ पर देव की काव्य कला को पुष्ट करने के लिए लिखी गई है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, सुख सागर तरंग, अष्टयाम, प्रेम चंद्रिका और काव्य रसायन। 7 ग्रंथों की यहाँ पर बात की जा रही है, लेकिन अलग अलग आलोचकों ने देव की अलग अलग रचनाओं को माना हुआ है।
लेकिन ध्यान रखिए, जहां केशव दास ने एक बहुत ही जबरदस्त तरीके का, मैं आप सभी को उदाहरण देने जा रहा हूं कि केशव दास ने रामचंद्रिका लिखा और वहीं आप देख रहे हैं कि देव ने प्रेमचंद्रिका लिखा है। और जो आप किताबों में पढ़ते हैं कि कठिन काव्य के प्रेत हैं केशव दास, वो बात देव ने कही थी। तो रामचंद्रिका और प्रेमचंद्रिका, इसको जरूर ध्यान में रखिए। रामचंद्रिका में जहां संवाद योजना के कारण उसकी विशेषताएं हैं, देव ने भी लिखकर बताया कि चमत्कार प्रिय बहुत न होकर आप अगर प्रेमचंद्रिका लिखते हैं तो भी आप अच्छे रचनाकार कहे जा सकते हैं। तो कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा था केशव दास को? वो देव, इनके समकालीन जो कवि हैं उन्होंने कहा था। लेकिन बाद में किताबों में क्या होता है, हेर फेर होने लगता है और आयोगों की बड़ी भूमिका रही है कि जिस उत्तर को उन्होंने सही बता दिया, एक बार उत्तर सही हो गया और अगर बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हो तो भला उसको कैसे कोई काट सकता है। कई बार गलत तथ्यों का भी अलग अलग तरीके से उसका विश्लेषण करते हुए कई सालों तक उनको ढोने का प्रयास किया गया है। तो थोड़ा सा यहाँ पर आप रिसर्च करके इसको चीजों को ध्यान में भी रख सकते हैं। तो देव के जो काव्यगत विशेषताएं हैं, उनकी रचनात्मक विशेषताएं हैं, उसको पूरा आपने समझ लिया होगा, शॉर्ट में समझ लिया होगा। जितनी चीजें आपके लिए जरूरी हैं उन्हीं चीजों को हम बता रहे हैं, बाकी पढ़ने के लिए तो कौन किसी को बांध कर रखा हुआ है। भूषण, भूषण ओज के कवि हैं। उनकी कविता में टंकार के साथ साथ झंकार भी सुनाई पड़ती है। ऐसा लग रहा कि युद्ध का कोई मैदान हो, टन टन झंकार की आवाज आ रही हो। वे कभी कभी व्यंग भी करते हैं। दारा की न दौर्य रार नहीं खजुबे की। भूषण काव्य रीति में वीरता को ढालने वाले कवि। भूषण का इसलिए महत्व है कि जब पूरे रीतिकालीन कवि अलंकार के तरफ मुड़ गए थे तो भूषण वीर रस की तरफ मुड़े। तब लोग नायक नायिका भेद को केंद्र में रख लिए थे। भूषण ने अपनी अलग इमेज बनाई, इसीलिए भूषण को हम आज पढ़ते हैं। तो कोशिश क्या करना है कि अपना मंत्र बनाना है। आप एक ही भीड़ चाल में चलेंगे तो हो सकता है कि आप उसमें दबे रह जाएं। आपको कुछ अपना मंत्र बनाना पड़ेगा। ये प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए मैं बात कह रहा हूं। भूषण के काव्य में श्लेष आदि का पूरा उपयोग मिलता है। भूषण ने अपनी कविताओं में मुस्लिम शासक औरंगजेब द्वारा हिंदुओं के धर्म परिवर्तन पर क्षोभ प्रकट किया है। शिवाजी की प्रशंसा करते हुए उन्होंने लिखा, शिवा जो न होत तो सुनत होत सबकी। उनकी भाषा में अरबी फारसी के शब्द खुलकर प्रयुक्त हुए। ये वीर रस के कवि थे। इन्होंने रीतिकाल की परंपरा में एक अलंकार ग्रंथ शिवराज भूषण भी लिखा है। इनके जो अन्य ग्रंथ मिलते हैं वे हैं शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। तो भूषण जो है शिवाजी को भी मानते हैं और छत्रसाल को भी। और ये इकलौते ऐसे कवि हैं कि इनकी पालकी जा रही थी तो उस समय अलग अलग दो जगहों के राजाओं ने उसको कंधा दिया था। छत्रसाल ने उनको कंधा दिया हुआ था, तो इसीलिए कंफ्यूज हो जाते हैं भूषण कि किसकी बखान करें, शिवाजी की बखान करें कि छत्रसाल की। कंफ्यूज है वो। कई बार कंफ्यूजन भी अच्छा होता है, लेकिन ज्यादा हो जाए तो फिर खतरा हो जाता है। मतिराम, श्रृंगार के क्षेत्र में भक्त कवियों जैसी सहजता मतिराम की रचनाओं में मिलती है। वे असामान्य स्थितियों का गुम्फन नहीं करते। दैनिक जीवन की सामान्य स्थितियां कभी कभी विशिष्ट संदर्भ में किस प्रकार अलौकिक अनुभूति करा जाती हैं, इस ससीम रूप में जगत के खंड कभी कभी किस प्रकार हृदय में संयोजित होकर अखंड और असीम का अनुभव कराकर हमें सार्थक कर जाते हैं। ये सभी मतिराम की काव्यगत विशेषताएं, उनकी काव्यगत सहजता का उदाहरण है। क्यों इन आखिन सो नियसंक हवै मोहन को तन पानिप पीजे, ने को निहारे कलंक लगे, यही गांव बसे कहो कैसे जीजे। मतिराम के अन्य भाई भी हैं, सब आप अच्छे से जानते हैं कि कौन कौन है। ठीक है, इनके ग्रंथों के नाम है छंदसार, रसराज, साहित्यसार, लक्षण श्रृंगार और ललित ललाम। रसराज और ललित ललाम इनके यश के आधार ग्रंथ। रसराज में रस की बात है और ललित ललाम में अलंकार की बात है। तो ये सब प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में, और परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न तो प्रश्न ही होते हैं, वो सबके अंक बराबर होते हैं, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों। तो ध्यान रखना है आपको, क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा हूं इससे लगभग आपके 50 क्वेश्चन तो आने तय है। 50% क्वेश्चन कोई भी एग्जाम आप देने जाइए यहीं से आएंगे। पद्माकर, ये रीतिकाल के अत्यंत प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय कवि।
पद्माकर की कविता श्रृंगार, भक्ति और वीरता, इन तीनों में समान अधिकार के साथ रस का संचार करती है। विभिन्न भावों के अनुरूप भाषा को सहज तौर पर ढाल लेने में ये सिद्ध थे। रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में इनकी भाषा में वह अनेक रूपता है जो एक बड़े कवि में होनी चाहिए। भाषा की ऐसी अनेक रूपता गोस्वामी तुलसीदास जी में दिखाई पड़ती। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं और तुलसीदास की बात न करें तो बात अधूरी सी लगेगी। जहां मैंने कहा कि कबीर के जितने समकालीन थे उनकी तुलना कबीर से हो रही थी, और रामचंद्र शुक्ल के लिए पैरामीटर के रूप में गोस्वामी तुलसीदास हैं। जहां भी किसी को देखते हैं तो तुलसीदास को जरूर बीच में ला देते हैं कि ये तो तुलसीदास की तरह दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तुलना का जो प्रतिमान है वो तुलसीदास में। पद्माकर के काव्य में कहीं कहीं विदग्धता भी मिलती है, लेकिन वह केंद्रीय भाव में ढल जाती है। पद्माकर में बिहारी की तरह समुचित बाह्य चेष्टाओं की योजना द्वारा आंतरिक भाव को व्यंजित करने की प्रतिभा थी, किंतु इनमें चमत्कार प्रियता नहीं या नहीं के बराबर मिलती है। एक चीज आपको ध्यान में रखना है, जैसे विद्यार्थी बार बार कहते हैं कि कैसे गारंटी दें कि कौन सा प्रश्न आएगा कि नहीं आएगा। आपने इस वीडियो लेक्चर में एक चीज आपने महसूस किया होगा कि कबीर को आपको 100% तैयार करके जाना है, तुलसीदास को 100% तैयार करके जाना है, बिहारी को 100%, अभी तक जितना हमने मूल्यांकन किया है सबको तैयार करके जाना है, विद्यापति को एकदम से तैयार करके जाना है, सूरदास को एकदम से तैयार करके जाना है। क्योंकि आप देखेंगे जब भी राधा कृष्ण की बात आएगी तो सूरदास आ जाएंगे, राम की बात आएगी तुलसीदास आ जाएंगे, और सभी विषयों का समावेश करके आगे बढ़ने का उसमें बिहारी का नाम आ जाएगा, कबीर का हमने बता ही दिया। तो कम से कम 5 क्वेश्चन हमने यहाँ पर बता दिए, आपके हर एंगल से इस प्रश्न तैयार होने चाहिए। पद्माकर के बारे में आगे आप लिखेंगे, इनके वीर रस की कविताओं में भूषण की तरह ही विरोचित ओजपूर्ण है। पद्माकर के काव्य में बुंदेलखंड का की जो प्रकृति है उसका सजीव चित्रण हुआ है, और खासतौर से जो पर्व त्योहार इत्यादि हैं। फागु की भीर अभीरन में गई गोविंद ले गई भीतर गोरी, भाई करी मन की पद्माकर ऊपर नाई अबीर की झोरी, छिनी पितंबर कंबर तेसु विदा दई मीड़ कपोलन रोरी, नैन नचाए कही मुस्काए लल्ला फिर आयो खेलन होरी। ये दृश्य, ये जो बिंब है आपके सामने जरूर आ रहा होगा कि कोई किसी को पकड़ कर ले गया है और इतना उसके ऊपर रंग लगा दिया, और रंग ही नहीं लगाया, उसके साथ थोड़ी कुछ हरकत भी की और फिर बोला कि लल्ला फिर आइयो हेलन खोरी खेलन होरी, यानी कि दोबारा भी कहा कि अगली बार भी आइएगा। एक तरीके से ये जो बुंदेलखंड की संस्कृति रही है होली को लेकर, तो अलग अलग एरिया में आपने देखा ही होगा, और चीजें हैं बड़ी जबरदस्त पंक्तियां हैं। आप समय लेकर थोड़ा इसको कर सकते हैं, क्योंकि हमारे विद्यार्थियों के पास सब कुछ है, बस समय ही नहीं है, तो हम भी ज्यादा समय नहीं लेना चाहते। इनके द्वारा रचित अन्य ग्रंथ हैं जगत विनोद, पद्माभरण, प्रबोध पचासा, राम रसायन, गंगा लहरी। जगत विनोद जो है वो लक्षण ग्रंथ। ठीक, तो इतना आप लिख देंगे पद्माकर के बारे में। पद्माकर के बारे में सब कुछ लिखते हुए बुंदेलखंड वाला प्रसंग आपको जरूर लिखना है, और हो सकता है कि आपकी कॉपी चेक करने वाला कोई बुंदेलखंड का ही हो, और वो खुशी के मारे नाच उठेगा और आपको फुल मार्क्स वहां पर दे देगा। आपको क्या करना है, आपको नंबर ही तो एग्जामिनर से झटकना है, बाकी जीवन भर तो आपको पढ़ते ही रहना है। आपने पहले ही वो प्रोफेशन चुन लिया है कि आपको बोलने का ही पैसा मिलेगा। घनानंद, अगले जो रचनाकार है उनका नाम है घनानंद। ये प्रेम की मस्ती विशेषतः वियोग श्रृंगार के कवि हैं। शुक्ल जी के अनुसार प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। तो घनानंद को आपको हर एग्जाम के दृष्टिकोण से नोट करके जाना है। जब शुक्ल जी ने ही मान लिया कि अगर प्रेम मार्ग की बात की जाए तो जिस तरीके से चतुराई के साथ घनानंद ने सब किया, ब्रज भाषा का कोई कवि नहीं हो, चाहे वो भक्ति काल की बात करें चाहे रीतिकाल की। घनानंद प्रेम के गंभीर कवि हैं। वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है, उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती हैं, उनका चित्रण घनानंद ने किया। और जब मैं आप सभी से चर्चा कर रहा हूं तो ये फरवरी का महीना चल रहा है और प्रथम 2 सप्ताह चल रहे हैं। कहा गया यहां पर कि वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है,
उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती हैं, उसका चित्रण घनानंद ने किया। प्रेमी भी है तो कैसा है? सच्चा प्रेमी है। आजकल के जमाने में ये सच्चे प्रेमी को भगवान ने बनाना बंद कर दिया। कई जगहों पर मिल भी जाते हैं। घनानंद वियोग दशा का चित्रण करते समय अलंकारों, रूढ़ियों का सहारा लेने नहीं दौड़ते। वे बाह्य चेष्टाओं पर भी कम ध्यान देते हैं। वे वेदना के ताप से मनोविकारों या वस्तुओं का नया आयाम जो पहले किसी ने प्रस्तुत नहीं किया हो, उसको भी वो देख लेते हैं। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उन्हें लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र का ऐसा कवि कहा जैसे कवि उनके 250 वर्ष बाद छायावाद में आए। तो छायावाद की खास विशेषता ये क्या रही है? लाक्षणिकता भी रही है। एक चीज आप लोगों ने महसूस किया होगा हमारे साथ पढ़ते हुए कि पीडीएफ तो दुनिया भर के आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो आप साथ साथ पढ़ रहे हैं, कब मेरी बात आपको एग्जाम हॉल में दिखाई दे, इसकी गारंटी मैं खुद नहीं ले सकता हूं। क्योंकि आप खुद बताएंगे कि सर आपने बताया था, मैं पढ़ा रहा हूं घनानंद को, लेकिन छायावाद की एक विशेषता बतलाई। ठीक है, तो ध्यान रखना कि कैसे हिंदी साहित्य का एक अंश दूसरे अंश से जुड़ा हुआ है। आगे आप लिखेंगे, घनानंद के प्रमुख ग्रंथ हैं सुजान सागर, सुजान संबोधन, विरह लीला, कोकसार, रस केलीवल्ली और कृपाकांड। पूरा घनानंद का हो गया। अब इसमें आपको नहीं बहुत बताना है कि उनकी प्रेमिका कौन थी, क्या था, बता सकते हैं, एक वाक्य लिख भी सकते हैं। अगले जो रचनाकार हैं उनका नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो कि अब आधुनिक काल की शुरुआत हो रही है। तो आधुनिक काल में जितने भी रचनाकार थे, उनका जो योगदान रहा, साहित्यिक योगदान, वो पद्य और गद्य दोनों में आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए थोड़ा सा इनके आंसर को संतुलित करना पड़ता है। अभी तक हमने जितना चर्चा की सभी पद्य से जुड़े हुए थे, लेकिन यहां पर हम जो चर्चा कर रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि पद्य और गद्य दोनों का मिश्रण होगा। तो भारतेंदु को हम देखते हैं। खड़ी बोली का उपयोग वे उर्दू काव्य रचना के लिए रसा उपनाम से करते हैं। भारतेंदु की रचनाओं की संख्या बड़ी है। उन्होंने साहित्य की विविध विधाओं को समृद्ध किया, अनेक विधाओं का प्रवर्तन भी किया। उन्होंने बांग्ला से विद्या सुंदर नाटक का हिंदी में अनुवाद किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर, खासतौर से जो ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उनके लिए। 1868 में उन्होंने कवि वचन सुधा नामक पत्रिका निकाली। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि 1868 में ही विद्या सुंदर नाटक का बांग्ला से हिंदी में अनुवाद किया गया, और 1868 में, ध्यान रखिए, तब भारतेंदु हरिश्चंद्र कुल 18 वर्ष के थे। आज 18 वर्ष के लोग मोबाइल के लिए रोते हैं, लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या से क्या कर दिया, आप इस चीज को महसूस कर सकते हैं। क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो पापा थे, जो उनके पिताजी थे, वो खुद एक बहुत बड़े रचनाकार थे। तो वहीं से इनको मिला। 18 साल की उम्र में कवि वचन सुधा नामक पत्रिका निकाली। इसमें साहित्यिक रचनाएं तो होती ही थी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विचार और टिप्पणी भी होती थी। इसी पत्रिका में उन्होंने विलायती कपड़े के बहिष्कार की अपील की और ग्राम गीतों का संकलन भी किया है। 1873 में उन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन नामक मासिक पत्रिका निकाली। इस पत्रिका का प्रकाशन कितना महत्वपूर्ण है, इससे समझा जा सकता है कि खुद भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, हिंदी नए चाल में ढली, हिंदी नई चाल में ढली यहाँ पर 1873। ये भी सवाल आता है, खूब आता है, इसको इंपॉर्टेंट करके आप नोट कर लीजिए। बाद में इस पत्रिका का नाम उन्होंने हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया। बाद में जो हरिश्चंद्र मैगजीन थी वो हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गई, अपने नाम से उसमें जोड़ लिया। 1874 में उन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए बाला बोधनी नामक पत्रिका निकाली। तो बाला बोधनी पत्रिका, हरिश्चंद्र चंद्रिका या हरिश्चंद्र मैगजीन या फिर कवि वचन सुधा, अगर हिंदी पत्रकारिता से रिलेटेड भी क्वेश्चन आएगा और खासतौर से भारतेंदु योगीन हिंदी पत्रकारिता पर लिखिए, तो क्या इसके लिए आपको किसी के नोट्स की जरूरत है? नहीं जरूरत है, आप खुद अपने आईक्यू लेवल से इसका आंसर लिख लेंगे। आप आगे लिखेंगे कि भारतेंदु ने सबसे अधिक संख्या में नाटक लिखे और अनुवाद भी किया। उनके मौलिक नाटक इस प्रकार हैं: वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, चंद्रावली, विशस्य विषमौषधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम जोगिनी और सती प्रताप। तो ये तो हो गए मौलिक। ये भी कई बार सवाल पूछा जाता है, कौन मौलिक हैं और कौन अनुदित हैं। अनुदितों में कौन कौन है? विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, सत्यचंद्र हरिश्चंद्र और भारत जननी। नाटकों के अलावा इतिहास ग्रंथ भी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखे, जिसमें बादशाह दर्पण
और कश्मीर कुसुम प्रमुख है। कुछ आप बीती कुछ जग बीती, इनकी क्या है कहानी, इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। भारतेंदु ने यात्रा वर्णन भी लिखा है। उन्होंने सुदूर देहाती क्षेत्रों की यात्रा बैलगाड़ी से की। आजकल यात्राएं लोग कार से करते हैं, उस जमाने में आप देखिए, उस जमाने में क्या होगी, बैलगाड़ी ही सबसे फास्ट चलने वाली साधन रही होगी। 1865 में उन्होंने जगन्नाथपुरी की जो यात्रा की, उसका उनके ऊपर काफी गहरा प्रभाव पड़ा। उनका परिचय बंगाल के नए साहित्यिक आंदोलन से हुआ, इसलिए आप देखेंगे कि बंगला का काफी प्रभाव भारतेंदु हरिश्चंद्र पर दिखाई पड़ता है। और जैसे ही वो 1868 में जगन्नाथपुरी की यात्रा किए, 1868 में आकर उन्होंने धड़ाधड़ काम करना शुरू किया। तो प्रिय विद्यार्थियों, भारतेंदु हरिश्चंद्र से हमें क्या सीखना है कि आप कहीं भी जाइए तो केवल जाके मटरगश्ती ही मत कीजिए, वहां से प्रभावित भी होइए, वहां की चीजों से कुछ सीखिए। और भारतेंदु हरिश्चंद्र कैसे सीख कर धड़ाधड़ लिखना शुरू किए। अगले जो रचनाकार हैं उनका नाम है उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। प्रेमघन जी काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में भारतेंदु को अपना आदर्श मानते थे। ये भी खूब सवाल पूछा जाता है कि प्रेमघन किससे प्रभावित थे ज्यादातर, वो भारतेंदु। तो प्रिय विद्यार्थियों, अभी जो कवियों की हम रचनाकारों की श्रृंखला बता रहे थे, कबीर, तुलसी और क्या क्या बताया हमने, उसमें आप एक जोड़ लीजिए भारतेंदु। भारतेंदु से अगर सवाल नहीं आएगा तो फिर सवाल किससे आएगा, भारतेंदु को भी नोट कर लेना है, क्योंकि ये भी अपने समकालीनों को काफी प्रभावित किया करते थे। ये कलात्मक एवं अलंकृत गद्य लिखते थे। कौन? प्रेमघन। ये आनंद कादम्बिनी नाम की पत्रिका निकालते थे। बाद में उन्होंने नागरी नीरद नामक पत्र भी निकाला। प्रेमघन जी निबंधकार, नाटककार, कवि एवं समीक्षक थे। भारत सौभाग्य तथा प्रयाग रामागमन उनके प्रसिद्ध नाटक हैं। प्रेमघन ने जीर्ण जनपद नामक एक काव्य लिखा जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है। तो प्रेमघन को भी आपको पढ़ना है इसमें। अगले रचनाकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग पड़ा। वे साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोष मानते थे। आज साहित्य को हम सब केवल टाइम पास के रूप में मानते हैं, लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी का मानना था कि ज्ञान राशि का संचित कोष है। वे भाषा और साहित्य के व्यवस्थापक थे, यानी कि उसको व्यवस्थित करने वाले थे। उन्होंने सरस्वती पत्रिका को इस व्यवस्थापन का माध्यम बनाया। तो सरस्वती पत्रिका और महावीर प्रसाद द्विवेदी से सवाल आ सकता है। भारतेंदु के बाद आप महावीर प्रसाद द्विवेदी को भी महत्वपूर्ण रचनाकारों में नोट कर लीजिए। वैसे तो सभी रचनाकार महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कुछ ऐसे रचनाकार हैं जो अपना तो काम किए ही, दूसरे को मोटिवेट भी किए, दूसरे को लिखने के लिए बाध्य भी किए या फिर उनको गाइडेंस किए। वैसे में महावीर प्रसाद द्विवेदी भी। द्विवेदी जी ने विभक्तियों, विराम आदि चिन्हों के प्रयोग एवं समानार्थक अनेक रूपों के व्यवहार से उत्पन्न अस्पष्टता को दूर करने का प्रयास किया। रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में, सरस्वती के संपादक के रूप में उन्होंने आई हुई पुस्तकों के भीतर व्याकरण और भाषा की अशुद्धियां दिखाकर लेखकों को बहुत कुछ सावधान कर दिया। यद्यपि कुछ हठी और अनाड़ी लेखक अपनी भूलों और गलतियों का समर्थन तरह तरह की बातें बनाकर करते रहे, पर अधिकतर लेखकों ने लाभ उठाया और लिखते समय व्याकरण आदि का पूरा ध्यान रखने लगे। गद्य की भाषा पर द्विवेदी जी के शुभ प्रभाव का स्मरण जब तक भाषा के लिए शुद्धता आवश्यक समझी जाएगी तब तक बना रहेगा। रामचंद्र शुक्ल इत्यादि को थोड़ा बहुत तो इस चीज का आभास था कि जितना वो लोग मेहनत कर रहे हैं, आने वाली जो पीढ़ी है वो करेगी कि नहीं करेगी। इसलिए उन्होंने कहा कि जब तक भाषा की शुद्धता पर जोर दिया जाता रहेगा तब तक महावीर प्रसाद द्विवेदी को लोग याद करते रहेंगे। ठीक, हिंदी के प्रचार कार्य में वृद्धि होने के साथ साथ भाषा की एकरूपता की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी, जिसमें कि कविता की भाषा भी गद्य हो और कविता की भाषा भी खड़ी बोली हो और गद्य की भाषा भी खड़ी बोली हो। ठीक है। सरस्वती का संपादन द्विवेदी जी ने किया सन 1903 ईस्वी में। उन्होंने हिंदी पाठकों को अनेक विषयों की जानकारी देना आरंभ किया। सरस्वती में जो लेख वे छापते थे उनके विषय विविध होते थे। सरस्वती में जितने भी लेख होते थे वो अलग अलग मुद्दों पर लिखे जाते थे। द्विवेदी जी द्वारा संपादित सरस्वती 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक चरण का विश्वकोश है। वे विविध विषयों के विद्वानों से हिंदी में लेख लिखवाकर छापते थे। द्विवेदी जी शास्त्र और सर्जना दोनों पर ध्यान देते थे। द्विवेदी युग के साहित्य में वैचारिकता
इतिहास वृत्तात्मकता एवं गद्यात्मकता की प्रवृत्तियां प्रमुख हैं। तो इस बहाने आपने देखा कि न सिर्फ आप महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो भी साहित्यिक अवदान है उसको आप अच्छे से समझ लिए, और उन्होंने अपने समकालीनों को कितना प्रभावित किया, और जिस पत्रिका का उन्होंने संपादन किया वो पत्रिका का क्या महत्वपूर्ण रोल रहा। मान लीजिए आप एग्जाम में जाते हैं और सवाल पूछ दिया जाए कि सरस्वती पत्रिका पर टिप्पणी लिखिए, तो फिर आपको अलग से नहीं कुछ ढूंढना है, इसी में से निकाल लेना है। तमाम विद्यार्थियों को लग रहा होगा कि शब्द सीमा बहुत ज्यादा जा रही है, यहाँ पर फालतू में हमारा समय जा रहा है, लेकिन जो लगे होंगे उनको मालूम होगा कि नहीं भाई, सवाल तो यहीं से बनेंगे, सवाल बनेंगे कहाँ से। तो देखिए, हम तो ऐसे ही आप सभी के समय को ध्यान में रखते हैं, उसकी कीमत को पहचानते हैं, घायल ही घायल की गति को जाने, तो फिर कैसे आपका समय किल होता है। हाल फिलहाल में मेरे सामने एक वीडियो एक दिन यूट्यूब पर आ गई, और उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्लेलिस्ट थी, किसी चैनल की प्लेलिस्ट थी। तो हमने सोचा कि देखता हूं कि हमने जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्लेलिस्ट बनाई है उसमें एक भी वीडियो शुक्ल के अलावा इधर उधर नहीं है। हमने उस प्लेलिस्ट को ऑन किया ऐसे, तो केवल शीर्षक था आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाकी सब इधर उधर की वीडियो थी उसमें, ठीक है। और एक जगह तो लिखा गया था कि आचार्य रामचंद्रन के अनुसार। हमने कहा कि ये रामचंद्रन कौन है। प्रिय विद्यार्थियों, अगर ऐसे जगहों पर आप जुड़े हों तो जल्दी से वहां से अपने को अलग कर लीजिए, विमुक्त कर लीजिए, कि अगर आप रामचंद्रन लिख कर आएंगे तो तुरंत वहां पर 0 नंबर मिल जाएगा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर जो भी चीजें हैं वो आपको समझाने के दृष्टिकोण से आपके समय को यहाँ पर लिया जाता है। अगर आपने एक बार बेहतरीन तरीके से समझ लिया तो दुनिया में हिंदी साहित्य का कोई भी इतिहास होगा, कोई भी परीक्षा होगी, उसको आप पास कर लेंगे, कभी दिक्कत नहीं होगी। बात करते हैं बाल मुकुंद गुप्त। यहाँ पर बताया कि बहुत सारे लोग थे जो महावीर प्रसाद द्विवेदी से डिस्कशन करते थे, डिबेट करते थे, उसमें बाल मुकुंद गुप्त भी थे। एक शब्द था, उसको लेकर काफी इन दोनों में डिबेट हुआ था, अनिस्थिरता, कि इसमें क्या उपसर्ग लगेगा, क्या चीज। तो बाल मुकुंद गुप्त के निबंध द्विवेदी युगीन निबंधों में अपनी व्यंग विनोदपूर्ण शैली और चुहल के कारण विशिष्ट है। ये राजनीतिक विषयों या घटनाओं, कभी कभी किसी मेले, त्योहार या और किसी विषय पर शिव शंभू के नाम से शिव शंभू के चिट्ठे लिखते थे, जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियों या अपनी समझ से अनुचित व्यवहारों की खबर लेते थे। शिव शंभू के चिट्ठे का लेखक भांग के नशे में होने का मुखौटा पहन लेता था। सच्ची बात कहने के लिए यह रूप परिवर्तन लीला भाव साहित्यकारों का आजमाया तरीका है। इससे बचाव भी रहता है और व्यंग की धार भी पैनी हो जाती है। कई बार आप सभी भी हमारे वीडियो लेक्चर को सुनते होंगे तो आपको लगता होगा कि कहीं सर वो नशे में तो नहीं, ये नशा है आप सभी को पढ़ाने का। कई बार शब्द जो बोलने चाहिए वो कई बार स्किप होकर दूसरे शब्द आ जाते हैं। तो कई बार ना व्यक्ति लयात्मकता में होता है और जो चीज कहना चाहता है वो थोड़ी सी बाद में कह के पहले कोई और चीज आ जाती है। बाल मुकुंद गुप्त के लेखकों ऐसे खासतौर से शिव शंभू के चिट्ठे को पढ़ने से, जिसके केंद्र में उन्होंने कर्जन को रखा हुआ था, लगता था कि कोई लेखक भांग के नशे का मुखौटा पहना हुआ है। और शिव शंभू के चिट्ठे तो व्यंग के लिए जाना ही जाता है। ये आप समझ गए पूरा। श्रीधर पाठक अगले रचनाकार हैं। श्रीधर पाठक खड़ी बोली के प्रथम कवि। खड़ी बोली के प्रथम कवियों की जब भी बात की जाती है, वैसे तो अमीर खुसरो ने खड़ी बोली का प्रयोग बहुत पहले आदिकाल में किया था, लेकिन अगर काव्यात्मक लहजे के दृष्टिकोण से देखें तो श्रीधर पाठक का नाम लिया जा सकता है, जिनमें इस काव्यगत स्वच्छंदता के दर्शन हुए हैं। पाठक जी पहले ब्रज भाषा में कविता करते थे, उनका प्रकृति प्रेम ब्रज भाषा में भी प्रकट हो चुका है। तो जब भी प्रकृति प्रेम की बात आएगी, श्रीधर पाठक सुमित्रा नंदन पंत से पहले आ जाएंगे, उनका नाम आपके दिमाग में पहले आना चाहिए। खड़ी बोली उनके भावबोध के अधिक अनुकूल थी। 1900 में उन्होंने गुणवंत हेमंत नाम की कविता लिखी। इसमें ज्वार, बाजरा, खरीफ, रबी, सौंफ, सोआ, पालक आदि का वर्णन है। देख रहे हैं कितनी सब्जियों का नाम या फसलों का नाम यहाँ पर आ गया। श्रीधर पाठक ने एकांतवासी योगी की रचना ख्याल या लावनी की लय पर की है। एकांत की तलाश भी प्रकृति में रमने की प्रवृत्ति का द्योतक है। आप सभी कई बार इस प्रेशराइज जीवन को अनुभूत करते हुए पार्क इत्यादि में जाते होंगे, प्रकृति की गोद में जाते होंगे, नदी के किनारों पर जाते होंगे, ठीक है, अलग अलग जगहों पर कहीं कहीं कुछ
प्राकृतिक जगह होंगी जहां पर आप जाते होंगे। इन्होंने गोल्ड स्मिथ की पुस्तक ट्रेवलर का छंदोबद्ध अनुवाद श्रांत पथिक नाम से किया। उजड़ ग्राम नामक इनकी रचना ब्रज भाषा में है। और कई बार तो स्वच्छंदतावादी जो काव्य है उसके प्रवर्तक के तौर पर भी श्रीधर पाठक को जाना जाता है। अगर आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ को पढ़ा होगा तो मेरी बात को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगले रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनका प्रबंध काव्य प्रिय प्रवास 1914 में प्रकाशित हुआ। इसकी रचना का एक उद्देश्य तो खड़ी बोली हिंदी में महाकाव्य के अभाव की पूर्ति करके यह दिखाना था कि इस भाषा में काव्य रचा जा सकता है। साथ ही प्रिय प्रवास के माध्यम से हरिऔध ने कृष्ण कथा को नए मूल्यों के साँचे में ढालने का प्रयास किया। कृष्ण कथा की अलौकिक घटनाओं को बुद्धि संगत एवं विश्वसनीय ढंग से प्रस्तुत करने की चेष्टा हरिऔध ने की। प्रिय प्रवास की भाषा तत्सम बहुल है। कई बार सवाल आता है कि इसमें संस्कृत वर्ण वृत्त का प्रयोग किया गया। आपने पीवाईक्यू में भी कहीं कहीं देखा होगा। तो कैसे है? रूपोद्यान प्रफुल्ल प्राय कलिका राकेंदु बिंबनाना श्री राधा मृदु भाषिणी मृग दृगी माधुरी सन्मूर्ति थी। तो ऐसे ही लग रहा है कि बहुत कठिन भाषा का प्रयोग किया गया है, एकदम से तत्सम। क्योंकि जब ये रचना लिख रहे थे तो उसके पहले हिंदी उर्दू विवाद सब चल रहा था और भारतेंदु युग आ गया था। उसमें भी खड़ी बोली काव्य के रूप में अपना स्वरूप धीरे धीरे तैयार कर रही थी। तो ये प्रयोग के दौर की कविताएं हैं। और राजा लक्ष्मण इत्यादि थे जो एकदम से कहते थे कि संस्कृत प्रधान ही खड़ी बोली होनी चाहिए, उसमें आम बोलचाल फारसी शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो कहीं न कहीं लोग थोड़ा बड़ा प्रभावित रहते हैं। अगर समय आप देखेंगे तो हरिऔध भले द्विवेदी युग में, लेकिन ये भी पुराने उधर भारतेंदु युग के टाइम में ही इनका जन्म हो गया था, अगर आप देखेंगे तो। प्रिय प्रवास के अलावा उन्होंने चोखे चौबते बोलचाल की मुहावरेदार जबान में लिखा। ये सवाल खूब पूछा जाता है, चोखे चौबते की जो शैली है वो क्या है? मुहावरेदार है। क्यों पले पीस कर किसी को तू, है बहुत पॉलिसी बुरी तेरी। हम रहे चाहते पटाना ही, पेट तुझसे पटी नहीं मेरी। तो बहुत बड़ी बात है यहाँ पर मुहावरे के रूप में हरिऔध कह रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे पद्य प्रसून और वैदेही वनवास इनकी अन्य कृतियां हैं। एक चीज आपने देखा कि प्रिय प्रवास, इसको नोट कर लीजिए, शब्दों को देखिए, महसूस कीजिए। और वैदेही वनवास, राम के वनवास को तो सब लोगों ने लिखा, रामचरितमानस से सब लिखा। वैदेही वनवास सीता को लेकर, इसमें कृष्ण और राधा की बात की गई है, इसमें कहीं कहीं सीता होगी। तो कुछ रचनाकार ऑलराउंडर तरीके के थे, वो गेंदबाजी भी करते थे, बल्लेबाजी भी करते थे और अच्छा थ्रो भी मार लेते थे। तो उसी में से हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगले रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। गुप्त जी को भारत भारती से बहुत अधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई। भारत भारती में देश के अतीत वर्तमान का चित्र खींचा गया था और भविष्य की सुखद कामना की गई थी। गुप्त जी की कविताओं से खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित होने में अभूतपूर्व सहायता मिली। भारत भारती की पंक्तियां हिंदी भाषी क्षेत्र के शिक्षित जनों को कंठस्थ थी, लोग याद किए हुए थे। कविता से जन जागरण का काम यदि किसी ने सबसे अधिक सफलता के साथ किया तो गुप्त जी ने किया। वास्तव में गुप्त जी इसी कृति के कारण राष्ट्र कवि कहलाए। इसके वजह से उनको राष्ट्र कवि कहा जाता है, भारत भारती की वजह से। गुप्त जी के प्रबंध काव्य अधिकांशतः पौराणिक और ऐतिहासिक कथानक पर आधारित हैं। इन प्रबंध काव्यों की मूल संवेदना आधुनिक है। इसमें अतीत को नए बोध के अनुसार व्याख्यायित किया गया है। इसमें विकसित चेतना के आलोक में अपने धार्मिक ऐतिहासिक महापुरुषों को देखा गया है। गुप्त जी ने धार्मिक विश्वासों को आहत किए बिना कथा के भाव पक्ष को नए बोध से युक्त कर दिया। गुप्त जी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य जिसमें नाम है साकेत, जो कि उर्मिला की पत्नी, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को नायक बना दिया गया है और ये राम कथा पर आधारित है। यशोधरा, गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा पर आधारित है, जिसको कि चंपू काव्य के रूप में भी जाना जाता है। विकट भट्ट, यह जोधपुर के एक राजपूत सरदार की 3 पीढ़ियों तक चलने वाली कथा है, जिसमें वचन निभाने का वर्णन किया गया। विकट भट्ट मतलब मुश्किल दौर में कौन साथ रह सकता है। रंग में भंग, यह राजपूती आन की कथा है। गुरुकुल, यह सिख गुरुओं की कथा है। किसान,
एक सामान्य किसान के जीवन संघर्ष की कथा है। सिद्धराज, पलासी का युद्ध के अतिरिक्त जयद्रथवध और पंचवटी उनके विख्यात प्रबंध काव्य हैं। आजादी के बाद के भारत में भी गुप्त जी ने जय भारत नाम से महाभारत की कथा लिखी। गुप्त जी की संवेदना की व्यापकता का प्रमाण मार्क्स की पुत्री जैनी पर रचित जैनी नामक उनकी कृति है। तो आप देख रहे हैं कि मैथिली शरण गुप्त जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के डायरेक्शन में काम करते थे, उनके मार्गदर्शन में काम करते थे, तो उनका जो व्यक्तित्व है बहुआयामी है, चारों तरफ उन्होंने लिखने की कोशिश की हुई है। अगले जो रचनाकार हैं उनका नाम है प्रेमचंद। प्रेमचंद के उपन्यासों का विषय क्षेत्र बहुत व्यापक है। वे प्रधानतः मध्य वर्ग और निम्न वर्ग के कथाकार हैं, लेकिन उनके रचना संसार में सभी वर्गों के लोग सिमट आए। उनके यहाँ प्रकृति, पशु पक्षी सब मौजूद हैं। फिर उनमें आर्थिक, सामाजिक, वर्णगत, पारिवारिक संबंधों का ढांचा और पात्रों के चरित्र की निजी विशेषताएं भी मिलेंगी। प्रेमचंद के पात्र प्रतिनिधि पात्र हैं। निजी विशेषताओं से रहित होकर कोई प्रतिनिधि पात्र नहीं हो सकता। प्रतिनिधि मतलब एक तरीके से लीडर। कोई पात्र आप देखेंगे किसी न किसी का क्या कर रहे हैं, वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अगर होरी की बात की जाए तो होरी किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। अगर राय साहब की बात की जाए तो जमींदारों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मेहता की बात की जाए तो वो बुद्धिजीवी लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। अगर मालती की बात की जाए तो वो स्त्रियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो इसलिए कहा गया कि प्रेमचंद के कथा साहित्य के जितने भी पात्र हैं वो सामान्य पात्र नहीं है, बल्कि वो नेतृत्व करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रेमचंद के उपन्यासों के नाम इस प्रकार हैं: सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान और उनका एक अपूर्ण उपन्यास रहा मंगलसूत्र। तो ये उनके प्रमुख उपन्यास हैं। सबका क्रम ध्यान में रखिए और कब प्रकाशित हुआ यह सब भी सवाल आता है। प्रेमचंद की कहानियां स्वाधीनता संग्राम के आदर्श से ओतप्रोत हैं। उनके पात्रों और घटनाओं पर उस युग की समग्र चेतना का प्रभाव दिखाई देता है। प्रेमचंद की अनेक कहानियों में आदर्शवाद पाया जाता है। उनका कथानक बोध के आधार पर विकसित होता है। उनके पात्रों में जो अंतर द्वंद दिखाई देता है वह स्थितियों के कारण है। आदर्शवाद उस युग के व्यवहार में भी दिखलाई पड़ता है। हजारों लाखों लोग सत्याग्रह करते थे, जेल जाते थे, खद्दर पहनते थे, लोग सरकारी नौकरी से इस्तीफा भी देते थे। अतः हृदय परिवर्तन उस युग के व्यवहार में यथार्थ बन गया था। और जब प्रेमचंद लिख रहे थे तो युग कौन सा था? गांधीवाद का था, गांधी जी का युग था। इसीलिए वहां पर हृदय परिवर्तन पर कि कोई एक गाल पर चाटा मारता तो लोग दूसरा गाल भी कर देते थे। आज वो नहीं चलेगा। आज लोगों का हृदय परिवर्तन नहीं होता है। आप अभी गाल इधर करेंगे, लोग अपने से ही गाल को कर देंगे और एक चाटा क्या 10 चाटा मारेंगे जब तक कि आप बेहोश ना हो जाएं। तो आज का युग गांधी युग नहीं है, बल्कि कोई और ही युग है। खैर, पढ़ते पढ़ते आपको ध्यान में रखना है, जोड़ कर रखना है कि क्यों प्रासंगिक हैं ये लोग। इसलिए प्रासंगिक हैं। साहित्य पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें बची रहेंगी, नहीं पढ़ेंगे तो वैसे ही रहेगा। क्योंकि हमने कई बार अनुभूत किया है सड़कों पर चलते हुए, टीचर को तो वैसे भी निरीह माना जाता है। आप लोग भी उसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये अनुभूतियों को आपको समझना पड़ेगा। सम्मान भी है, शिक्षकों का सम्मान भी है। कहानियों की अगर बात करें तो नमक का दारोगा, इस्तीफा, मैकू, परीक्षा आदि कहानियां इसी तरीके की हैं। और आप एक लाइन और लिख सकते हैं कि 300 कहानियां इन्होंने लिखी और हर एंगल से कहानी लिखी हुई। पहली बार प्रेमचंद ने कहानी को सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन और जो सामाजिक भेदभाव थे, दलित विमर्श हो गया, स्त्री विमर्श हो गया, सब दृष्टिकोण से जोड़ा है। जैनेन्द्र, इन पर फ्रायड के चेतन अचेतन सिद्धांत का प्रभाव दिखाई पड़ता है। जैनेन्द्र की कहानी एक रात असामान्य काम भावना की कहानी है। जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह फांसी 1929 में प्रकाशित हुआ। जैनेन्द्र किसी स्थिति को सहज तौर पर नहीं प्रस्तुत करते, उसमें दार्शनिकता का पुट अवश्य होता है। और कहा जाता है कि जैनेन्द्र जो है वो एक पुरुष होते हुए स्त्री के मन में क्या चीजें चल रही हैं उसको प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। और प्रेमचंद के बहुत क्लोज, उनके बहुत अच्छे मित्रों में से एक थे जैनेन्द्र। हालांकि इन लोगों की उम्र में अंतर था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर तो मैं इतना बता चुका हूं कि आप अगर सुनी हुई चीज को भी लिख देंगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल हिंदी के सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वाधिक विश्वसनीय आलोचक हैं। उन्होंने हिंदी आलोचना को गुण दोष कथन की रूढ़ियों से उठाकर उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर प्रदान किया।
इसके लिए उन्होंने भारी तैयारी की, जिसमें शब्दकोश, हिंदी शब्द सागर का निर्माण करने की प्रक्रिया में वे हिंदी भाषा और स्वरूप के मर्मज्ञ बने। उसकी भूमिका लिखने की प्रक्रिया में उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। मनोविकार संबंधी निबंध लेखन मानव मन के जानने की प्रक्रिया है, जिनसे रामचंद्र शुक्ल ने कवि की मानसिक वृत्ति का विश्लेषण किया। आप उनके निबंधों को पढ़ेंगे, चिंतामणि भाग 1 को, तो आपको पता चल जाएगा कि न सिर्फ उसमें भाव मनोविकार के निबंध लिखे गए, बल्कि उन निबंधों के माध्यम से कवि की मानसिक प्रवृत्ति क्या है उसका भी मूल्यांकन किया गया है। मनोविकारों के अध्ययन के ही आधार पर उन्होंने भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र पर विचार किया। ठीक, उन्होंने तुलसी को लोकमंगल का, सूर को जीवनोत्सव का, जायसी को प्रेम की पीर का कवि कहा है। ये जितने भी पॉइंट हैं यहाँ पर सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, आप इसको नोट कर लेंगे। तुलसी और सूर से पहले ही लोकप्रिय थे। तुलसी और सूर पहले से ही क्या थे? लोकप्रिय थे। शुक्ल जी ने उनके काव्योत्कर्ष को परीक्षित और प्रमाणित किया। दूसरे, अपनी व्यावहारिक आलोचना की प्रक्रिया में उन्होंने अनेक आलोचना संबंधी अवधारणात्मक पदों को नई अर्थवत्ता से युक्त किया। अनेक अवधारणात्मक पदों का निर्माण किया। रस, आनंद, करुणा जैसे शब्दों में उन्होंने नई अर्थवत्ता भरी। लोकमंगल, कर्म सौंदर्य, गल्प प्रबंध, प्रसंग गर्भत्व, शील दशा जैसे पदों का निर्माण किया। इंद्रिय बोध, संवेदन, विचार, वासना, संस्कार, भाव आदि पर मौलिक विचार करके हिंदी काव्य शास्त्र और सौंदर्य शास्त्र की नींव आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रखी हुई। ठीक, तो आपने देख लिया। शॉर्ट में लिखने के लिए तो बहुत कुछ लिख सकते हैं, लेकिन मेन चीजें हमने बता दी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी की हिंदी साहित्य की भूमिका शुक्ल जी के जीवन काल में ही प्रकाशित हो गई। यानी शुक्ल जी 1941 में मर गए थे, तो उसके पहले ही 1940 में हिंदी साहित्य की भूमिका का प्रकाशन हुआ। दूसरी पुस्तक कबीर 1942 में प्रकाशित हुई, जब रामचंद्र शुक्ल इस दुनिया में नहीं थे। एक चीज आप देखेंगे कि अब आगे गद्य को प्रभावित करने में एक नाम आएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इनको भी इंपॉर्टेंट करके आपको नोट करना है, यहां से सवाल पूछे जाएंगे। तो चाहे वो हिंदी साहित्य की भूमिका की बात हो, कबीर की बात हो, दोनों में शुक्ल जी की मान्यताओं का खंडन किया गया। शुक्ल जी ने भक्ति के उद्भव को भारत पर इस्लाम की विजय से जोड़ा था। उनके अनुसार हिंदू जाति निराशा के कारण भगवान की भक्ति करने लगी। द्विवेदी जी ने भक्ति का सामाजिक ऐतिहासिक आधार प्रस्तुत करते हुए घोषणा की कि यदि इस्लाम न आया होता तो भी हिंदी साहित्य का अधिकांश वैसा ही रहता जैसा कि था। उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को लोक चिंता के संदर्भ में देखने का प्रस्ताव किया और भारतीय चिंतन धारा के स्वाभाविक विकास पर बल दिया। तो इन शब्दों को आप लोग हाईलाइट करके देखेंगे। उन्होंने वैदिक मत के समानांतर विकसित प्रवाहित लोक धारा के भी महत्व को समझाने का उद्यम किया। आलोक की जब भी बात की जाती है, इसलिए आप देखेंगे ललित निबंध कार के तौर पर भी हजारी प्रसाद द्विवेदी को जाना जाता है। उसमें भी लोक परंपरा की बात वो करते रहते हैं। द्विवेदी जी हिंदी के अलावा संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और बांग्ला के भी मर्मज्ञ विद्वान थे। कालिदास उनके प्रिय कवि थे। उन्होंने कालिदास पर एक स्वतंत्र पुस्तक लिखी, जिसमें कालिदास की रचना प्रक्रिया को समझाने का प्रयास किया गया। द्विवेदी जी ने कालिदास द्वारा प्रयुक्त अनेक शब्दों की ही सहायता से कालिदास की कविता की व्याख्या की है और अनेक गुत्थियां सुलझाई हैं। इस तरह इन शब्दों को अवधारणात्मक पदों के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। द्विवेदी जी समाजवादी विचारों को भारतीयता का विरोधी नहीं मानते, वे मनुष्य को साहित्य का लक्ष्य मानते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा जाता है, इसीलिए उन्हें मानवतावादी समालोचक कहा जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों का पहला संकलन विचार और वितर्क 1945 में प्रकाशित हुआ। अशोक के फूल 1948 में। द्विवेदी जी के निबंधों की रचना स्वातंत्र्योत्तर भारत में वो ये करते रहे। द्विवेदी जी निबंधों की रचना आजाद भारत में भी करते रहे, लेकिन लिखना उन्होंने इसी दौर में प्रारंभ किया। द्विवेदी जी के जैसे निबंध हिंदी में पहले नहीं लिखे गए थे। जिस तरीके से उन्होंने ललित निबंध लिखना शुरू किया, उन्होंने निबंध विधा को अपने लेखन से सृजनात्मक साहित्य की कोटि में परिगणनीय बना दिया।
उनके निबंध मूलतः भारत के सांस्कृतिक इतिहास की पुनर्रचना करते हैं। एक तरीके से आप देख रहे हैं कि इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध शैली से रिलेटेड सवाल अगर आएंगे तो भी आप इसको बना सकते हैं, इसका आधार बना सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हमने इसीलिए तो इस प्रस्तुति को तैयार किया हुआ है। आप लोगों को लग रहा होगा कि 2-3 दिन से सर पता नहीं कहाँ चले गए हैं। गए नहीं है, बल्कि आप ही के लिए कुछ कर रहे हैं। अशोक के फूल उनका प्रतिनिधि निबंध कहा जा सकता है। वे पहले इस फूल का सौंदर्य बताते हैं, फिर उसका इतिहास बताते हैं, फिर मध्यकाल के सांस्कृतिक इतिहास का मूल्यांकन करते हैं, फिर तत्कालीन जीवन से उसको जोड़ देते हैं, सामंती वैभव का खोखलापन, अमानवीयता आदि का उल्लेख करते हैं, और अंत में अशोक के फूल की जो उपेक्षा रही है, जो हाशिए पर, केवल आप देखेंगे व्यक्ति अपने समाज में उपेक्षित नहीं रहता, कई बार जो कुछ फूल हैं वो भी उपेक्षित रहते हैं। जैसे फरवरी के महीने में एक ही फूल ज्यादा चर्चा में रहता है और बाकी सब अलग हो जाते हैं। इन सब से वे इतिहास की दुर्दांत और निर्मम धारा का प्रभाव पाठकों के दिल पर छोड़ जाते हैं। यह प्रभाव रचनात्मक कृतियों के प्रभाव जैसा होता है। द्विवेदी जी की सबसे बड़ी शक्ति पांडित्य के पीछे रखकर सहज को पाने की। उन्होंने एक जगह लिखा भी है कि जो पंडिताऊपन है ये एक भारी बोझ की तरह है। ठीक है, ये वाक्य आपको याद आ गया होगा। वे बड़ी से बड़ी बात को सरल सहज शैली में कहकर पाठक का विश्वास अर्जित कर सकते हैं। उनकी शैली अनौपचारिक होती है, उसमें पांडित्य और लोक जीवन का सहज प्रभाव दोनों में होता है। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो भी साहित्यिक अवदान रहे, खासतौर से ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जो उन्होंने साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखा, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल से जो उनका एक तरीके से वाद विवाद रहा, उसके बारे में आपने देख लिया, और खुद उनके निबंधों की जो खास विशेषताएं रही उसको भी देख लिया। आपको लग रहा होगा कि इसमें हमने 59 प्रश्नों की बात की है, इसमें आप देखेंगे कम से कम 200 प्रश्न से कम प्रश्न नहीं मिलेंगे अगर सीरियसली इसको देखेंगे तो। अगले रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। प्रेमचंद के समकालीन प्रसिद्ध छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद ने रोमानी, सामाजिक और चरित्र प्रधान कहानियां लिखी। पुरस्कार, आकाशदीप, मधुआ और गुंडा उनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। आकाशदीप रोमानी ऐतिहासिक कहानी, आपके सिलेबस में भी लगी है यूजीसी नेट में। मधुआ प्रेमचंद की और गुंडा उग्र की कहानियों से मिलती जुलती, मन की गहरी परतों को खोलने का उद्देश्य लेकर चलने वाली कहानियों की शुरुआत सही मायने में हिंदी में प्रसाद की कहानियों से होती। इन्होंने अगर कविता की हम बात करें तो काव्य रचना ब्रज भाषा में लिखने का प्रयास किया। ये मूलतः मादकता और आनंद के कवि हैं। इनकी प्रारंभिक कविताओं में संकोच का भाव है। बाद में अपने मन के गहरे विषाद को इन्होंने आंसू में लोक मंगल की भावना से जोड़ा है। जयशंकर प्रसाद तीस कचोट और जगत की नश्वरता के समक्ष मानव जीवन की नगण्यता के बोध के कवि हैं। कभी कभी उनमें सूफी कवियों जैसी उत्कृष्ट वेदना का भाव भी पाया जाता है। एक बार इनसे कोई आत्मकथा लिखने के लिए कहा था तो उन्होंने एक कविता ही लिख दी। ठीक है, उस कविता को मैं कभी शेयर भी करूंगा शॉर्ट वीडियो में, आप देख लीजिएगा। जयशंकर प्रसाद दार्शनिक कवि हैं। उन्होंने अपने इतिहास और दर्शन के ज्ञान को कामायनी में प्रबंध योजना से समन्वित करके अभिव्यक्त किया। कामायनी मानव बाह्य और आंतरिक विकास का कथा काव्य है और पूरा मनोविकारों पर आधारित है, जो अंत में शैव आनंदवादी दर्शन में समाधान ढूंढता है। हालांकि इस विशद कृति पर अनेक आधुनिक विचारों का भी प्रभाव पड़ा हुआ है, जिसकी चर्चा हमने एक वीडियो में की है दार्शनिकता को लेकर। आपने जरूर उसको देखा होगा, नोट्स भी बना लिया होगा। इनकी प्रसिद्ध काव्य कृतियां हैं कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, चित्राधार, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। तो इनके प्रकाशन वर्षों को भी आप ध्यान रखिए और अपने दिमाग में रखिए। जयशंकर प्रसाद चूंकि बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे, उन्होंने कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक के तौर पर देखा जाए तो इनके ऐतिहासिक नाटकों पर अपने समय में अर्थात 20वीं सदी की समस्याओं का पूरा प्रभाव है। उनके नाटक राष्ट्रीयता, अतीत गौरव की भावना से परिपूर्ण है। उनमें सांप्रदायिक एकता तथा विश्व बंधुत्व की भावना भी दिखाई पड़ती है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय भावना भी कह सकते हैं। चंद्रगुप्त नाटक में एक ओर तो राजनीतिक चालें और चाणक्य का सूत्र संचालन है, तो दूसरी ओर उसका इन सबसे विरक्त ब्राह्मणत्व व्यक्तित्व है। इससे उस पात्र में अंतर्द्वंद तो आ ही गया है, चील वैचित्र भी आ गया है। स्कंदगुप्त की बात करें तो देवसेना ठेठ छायावादी पात्र है। क्योंकि जयशंकर प्रसाद का संबंध छायावाद से था, तो कहीं न कहीं उनके काव्य का प्रभाव उनके नाटक पर भी दिखाई पड़ता है।
प्रसाद के नाटकों में उनका कवि मुखर है, जैसा कि मैं बताया अभी। उनके कुछ श्रेष्ठ गीत इन नाटकों में जहां तहां दिखलाई पड़ते हैं। प्रसाद नारी रूप के विश्वसनीय जानकार हैं। भारतीय नारी के शोषण के प्रति क्षोभ को ही व्यक्त करने के लिए उन्होंने ध्रुव स्वामिनी लिखा, जिसमें कायर पति को त्याग कर एक प्राचीन हिंदू रानी अपने देवर का वर्ण कर लेती है, उसके साथ विवाह कर लेती है। कहने की आवश्यकता नहीं कि प्रसाद इस नाटक द्वारा उचित कारण होने पर पुनर्विवाह के विधान को उचित ठहराते हैं। अच्छा, एक चीज देखेंगे कि उस जमाने में पुनर्विवाह जो ईश्वरचंद्र विद्यासागर इत्यादि थे, वो लोगों का भी चल रहा था। तो जयशंकर प्रसाद ने ध्रुव स्वामिनी के माध्यम से पुनर्विवाह की विवाद की हुई है। ठीक है। प्रसाद के नाटकों पर यह आरोप लगाया जाता है कि अभिनय योग्य कम है, उनके संवाद एक रस और अधिक काव्यात्मक है। फिर भी प्रसाद के नाटकों का मंचन उनके जीवन काल से ही होता रहा है। एक चीज यहाँ पर है कि रंगमंचीयता के दृष्टिकोण से प्रसाद के नाटक क्या है, अनुकूल नहीं है। इस पर भी सवाल आता है, इसको नोट कर लीजिएगा। इतना भी आप लिख सकते हैं, 25-50 शब्दों में आए तो। अन्य नाटक कृतियां कौन कौन है? अजात शत्रु, राजश्री, विशाख, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना आदि। कामना जो है वो रूपक काव्य, स्वप्न रूपक काव्य, तो ध्यान रखना। अगले जो रचनाकार हैं वो निराला है। निराला ओज, औदात्य एवं विद्रोह के कवि माने जाते हैं। उन पर वेदांत और रामकृष्ण परमहंस तथा विवेकानंद के दर्शन का प्रभाव दिखाई पड़ता है, इसलिए उनकी कविताओं में रहस्यवाद भी मिलता है। निराला अकुंठ एवं वयस्क, श्रृंगार दृष्टि तथा तृप्ति के कवि। वे सुख दुख दोनों को भरपूर देखकर उससे ऊपर उठकर चित्रण करने की क्षमता रखते हैं। उनकी कविताओं में बौद्धिकता का भरपूर दबाव और तर्क संगति है। अपने युग का विषय यथार्थ और उससे उबरने की साधना उनकी कविताओं में दिखाई पड़ती है। इसलिए उन्होंने 3 रचनाएं लिखी, तुलसीदास, सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा। सरोज स्मृति उनकी कन्या सरोज की मृत्यु पर लिखी गई कविता है, जिसको कि हिंदी में शोक गीत के तौर पर जाना जाता है। और राम की शक्ति पूजा आप पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये निराला का ही जीवन है। निराला हिंदी में मुक्त छंद के लिए भी जाने जाते हैं। कई बार सवाल पूछा जा सकता है कि मुक्त छंद पर टिप्पणी कीजिए, तो आप अगर निराला का उल्लेख नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि आपने ठीक से उत्तर नहीं लिखा। तो मुक्त छंद के लिए भी प्रसिद्ध है। वे स्थितियों के संश्लेष से कम शब्दों द्वारा अधिक से अधिक भाव पक्ष प्रकट करते हैं। नाद योजना का उनकी काव्यात्मकता में विशिष्ट स्थान है, इसलिए उनकी कविताओं में कभी कभी दुर्वता भी आ जाती है। कई कविताएं उनकी कठिन भी लगती हैं। अगर आप राम की शक्ति पूजा की प्रारंभिक पंक्तियों को पढ़ें तो वो कविताएं आपको कठिन दिखाई पड़ेंगी। अगर निराला की काव्यगत कृतियों को देखें तो अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अड़िमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, सांध्य काकली इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं। इसके अलावा निराला ने भी कहानियां लिखी हैं, उपन्यास लिखे हुए हैं, निबंध लिखे हुए हैं। ठीक है, तो उनको लेकर भी आप जोड़ सकते हैं चीजों को। अगले रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत। पंत जी मुख्य रूप से संवेदनशील इंद्रिय बोध के कवि। युग बोध के अनुसार अपनी काव्य भूमि का विस्तार करते रहना पंत की काव्य चेतना की विशेषता है। छायावादी कवियों में आप देखेंगे सबसे ज्यादा चरणों में, अलग अलग चरणों में कविताएं लिखने में पंत जी सबसे आगे। बहुत लोगों का इनके ऊपर प्रभाव था। प्रकृति के सुकुमार कवि थे, लेकिन अलग ढंग की कविताएं भी लिखते थे। कभी अरविंदवादी दर्शन, कभी बापू से प्रभावित होकर, कभी मनोविश्लेषणात्मक, कुछ टाइप के। प्रारंभ में प्रकृति सौंदर्य से अभिभूत थे, फिर मानव सौंदर्य से। मानव सौंदर्य ने उन्हें समाजवाद की ओर आकृष्ट किया, समाजवाद से अरविंद दर्शन की तरफ, फिर मानवतावादी दर्शन की तरफ, जिसकी चर्चा मैं कर रहा था। जो मानव इतिहास के नित्य विकास में विश्वास करते थे, वे अतिवादिता एवं संकीर्णता के घोर विरोधी रहे। उनकी काव्य कृतियां कौन कौन है? उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। छायावाद की घोषणा पत्र के तौर पर भी जाना जाता है। गुंजन, युगांत, यहां से माना जाता है कि छायावाद का अंत हो गया। युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्णधूलि, स्वर्ण किरण, युगपथ, उत्तरा, अतिमा, कला और बूढ़ा चांद। मुक्तिबोध ने लिखा चांद का मुंह टेढ़ा है, लेकिन यहाँ पर चांद को क्या बोला गया? बूढ़ा चांद। लोकायतन और चिदंबरा, ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं। अगली रचनाकार है महादेवी वर्मा। महादेवी जी की कविताओं में
करुण की भावना प्रधान है। उन पर बौद्ध दर्शन का भी प्रभाव बताया जाता है। आतुरता, प्रतीक्षा, समर्पण, जिज्ञासा उनकी कविताओं की प्रमुख भावनाएं हैं। नारी सुलभ सतर्क संकोच भी है, जिसे उनकी कविताओं की दोहरी व्याख्या होती है। कई लोग उसको रहस्यवादी मान लेते हैं, कई लोग श्रृंगारी समझते हैं, तो कभी रहस्यवादी। वास्तव में महादेवी जी की कविताएं भारतीय नारी की मानसिकता की उपज है। महादेवी जी अपनी कविताएं नहीं लिख रहे हैं, बल्कि उस जमाने में जो भारतीय स्त्रियां थीं, वो एक तरीके से महादेवी जी प्रतिनिधित्व तो उनका कर रहे थे। वो नहीं लिख पा रहे थे, उस समय उतना शिक्षा भी नहीं थी, तो भारतीय नारी की मानसिकता की उपज है। और वो अपने आसपास रहने वाली महिलाओं से चर्चा परिचर्चा करती थी, फिर लिख देती थी। जैसे श्रृंखला की कड़ियां उसी तरीके का एक उदाहरण है। उनकी कविताओं की करुणा का संबंध लोक में व्याप्त और उनके निजी जीवन निजी दुख से है। उसे दुख के दूर होने की उनमें प्रबल आकांक्षा है। मैं नीर भरी दुख की बदली उनकी प्रतिनिधि पंक्ति कही जाती है, लेकिन उन्हीं की एक पंक्ति प्रसिद्ध है, रात के उर में दिवस की चाह का शर। ये दोनों पंक्तियां काफी इंपॉर्टेंट हैं, परीक्षाओं में घूम फिर कर पूछी जाती रही। अगर प्रतीकों की बात करें तो दीपक और बादल उनके प्रिय प्रतीक हैं। गीत रचना में उन्हें विशेष सफलता मिली। उनकी काव्य रचनाओं की बात करें तो निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, यामा, दीपशिखा और सप्तपर्णा महादेवी वर्मा की प्रमुख काव्य कृतियां हैं। ठीक, तो इसको आप पूरा नोट कर लेंगे। यहां पर महादेवी वर्मा के बाद माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय भावनाओं से एक ओजस्वी कवि। उन्होंने एक भारतीय आत्मा उपनाम से ओजपूर्ण राष्ट्रीय कविताएं लिखी। इसके पहले हमने गुप्त जी की बात की कि वो राष्ट्रीय कविताओं को लिख रहे थे, माखनलाल चतुर्वेदी भी थे। उनकी वे राष्ट्रीय कविताओं में भावनाओं को कभी कभी इतने सूक्ष्म सादृश्य विधान के आधार पर प्रकट करते हैं कि कविताएं दुरूह हो जाती हैं और रहस्यमय से प्रभावित हो जाती हैं। इस शैली के वे विशिष्ट और अकेले कवि। उन्होंने सहज ढंग से अत्यंत मार्मिक राष्ट्रीय कविताएं भी लिखी। पुष्प की अभिलाषा ऐसी ही अत्यंत लोकप्रिय एवं प्रेरक कविता है। पुष्प की अभिलाषा पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, पढ़े भी होंगे। अगले जो रचनाकार हैं उनका नाम है नरेंद्र शर्मा। अपेक्षाकृत कम इन पर ध्यान जाता है, फिर भी इन्होंने अनेक उत्कृष्ट कविताएं लिखी हैं। वे जीवन की जटिल स्थितियों को सरल छंदोबद्ध पंक्तियों में प्रस्तुत करने की क्षमता रखते हैं। प्रकृति चित्रण में वे पंत के अनुगामी लगते हैं, उनके बाद इनका नाम लिया जा सकता है। वे समाजवादी विचारधारा और प्रगतिशील काव्यधारा से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे। पंत के साथ उन्होंने रूपाब पत्रिका का संपादन भी किया। रूपाब नामक जो पत्रिका है का संपादन पंत ने किया था, नरेंद्र शर्मा ने भी उससे अपने नाम को जोड़ा था। बाद में वे फिल्मों के गीत लिखने लगे, वहां भी उनकी प्रतिभा धूमिल नहीं पड़ी। प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत और पलाशवन के साथ मिट्टी और फूल, कामिनी, हंसमाला, अग्निश्य आदि में भाव प्रधान रचनाएं संकलित हैं, जिनमें प्रणय के संयोग और वियोग मूलक प्रसंगों का सरल और प्रवाहमयी भाषा में चित्रण हुआ। तो ये नरेंद्र शर्मा की काव्यगत विशेषताएं रही हैं। मेरे हिसाब से सवाल लिखित रूप में तो कम बनते हैं, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर है ये सब सवाल आ जाते हैं। अज्ञेय अज्ञेय निजता की सुरक्षा के प्रतिनिधि कवि। उन्हें व्यक्तिवादी कवि कहा गया है। नदी का द्वीप, यह द्वीप अकेला आदि उनकी प्रतिनिधि कविताएं, जो साहित्य की विशिष्टता की सुरक्षा और व्यक्ति स्वातंत्र्य का प्रतिपादन करते हैं। एक रूपता की अस्वीकृति अज्ञेय की कविताओं की टेक है। उनके बिंब भी प्राय ऐसे होते हैं जहां एक रूपता को चीर कर कोई दूसरी वस्तु अकेले ही गतिशील होती है। संवेदना और बौद्धिकता की यह सहयात्रा जहां रूमानी परंपरा को तोड़कर नए सौंदर्य बोध से संपन्न स्वस्थ काव्य की सृष्टि करती है, वहीं बौद्धिकता और का अतिरेक शुष्क, दुरूह और नव्य रहस्यवादी कविता को जन्म भी देती है। तो अज्ञेय की कविताओं को पढ़ेंगे तो उसकी विशेषताएं यही सब है। अज्ञेय को छोटी कविता का मास्टर माना जाता है। अज्ञेय की छोटी छोटी कविताएं सौंदर्य और प्रभाव की सृष्टि की दृष्टि से विशिष्ट और सक्षम है। वे चाहे व्यंग करती हों, चाहे कोई सौंदर्य या अनुभव जगाती हों, चाहे रूप की अभिव्यक्ति करती हों। आपने सोन मछली वाली कविता जरूर पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो पढ़ लीजिएगा। इनके काव्य संग्रह हैं भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा एरी, इंद्रधनुष रौदे हुए, ये हरी ओ करुणा प्रभामय, आंगन के पारद्वार, पूर्वा, सुनाले सहवाल, कितनी नावों में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, सागर मुद्रा, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, महावृक्ष के नीचे,
नदी की बाग छाया, ये सब इनके काव्य संग्रह। आपके दिमाग में आएगा इतना लिखेंगे तो समय कहाँ से बचेगा, तो मेन में नहीं लिखना है, जो आपको याद हो पाए उतना ही लिखना है। आगे सभी चारों सप्तकों का ये संपादन किए। इनकी कहानियां और उपन्यास नए विषय वस्तु पर आधारित हैं। रोज और शेखर एक जीवनी इसके उदाहरण। तो लिखने के लिए तो बहुत कुछ लिखा जा सकता था, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा सीमित कर दिया, और यही वाक्य काफी है। इनकी कहानियां और उपन्यास नए विषय वस्तु पर है। जैसे आप देख रहे हैं, उपन्यास का नाम है शेखर एक जीवनी, लेकिन यहाँ पर जीवनी शब्द का प्रयोग किया है। रोज नामक आप कहानी पढ़े ही होंगे कि इसकी विषय वस्तु क्या रही है। अगले रचनाकार हैं भवानी प्रसाद मिश्र। ये भाषा के चलतेपन और भावों के खुलेपन के कवि हैं। उनकी कविताओं के प्रभाव के विषय में उनकी वाचन पद्धति को भूलकर सोचना कठिन है। वे स्थितियों को सहजता से संयोजित करके प्रबंधकार के रूप से मार्मिकता पैदा करते हैं। सतपुड़ा के जंगल में उनकी प्रबंध प्रतिभा की झलक मिलती है। उनकी काव्य भाषा के समान भी सहज किंतु मार्मिक है। और कुछ कविताएं हैं जिसमें कमल के फूल, वाणी की दीनता, टूटने का सुख, सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश आदि कविताओं में कवि की सहज सघन अनुभूति तथा संयत अभिव्यक्ति के क्षणों में जहां अत्यंत सुंदर काव्य की सृष्टि करती हैं, वहीं फार्मूलाबद्ध आदर्शवादिता, अनुभूति के सतहीपन तथा अभिव्यक्ति के तुकांतवादी विस्तार की अवस्था में सामान्य काव्य की असाधारण और स्नेह शपथ जैसी उनकी कविताएं हैं जो सामान्य है। उनकी भाषा और अभिव्यक्ति में भी लोक जीवन का प्रभाव दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो जैसे इसमें आप मेन ऊपर के 4-5 लाइनों के आधार पर लिख सकते हैं पूरा। ठीक है, सतपुड़ा के जंगल को आप जरूर लिखेंगे उसमें। मुक्तिबोध। मुक्तिबोध सप्तक के कवि थे, यानी कि आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि किस सप्तक के कवि थे, लेकिन उनका कोई काव्य संकलन नहीं छपा था जब तक वे जीवित रहे। उनका प्रथम काव्य संकलन चांद का मुंह टेढ़ा है 1964 में प्रकाशित हुआ। मुक्तिबोध की कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज है। मुक्तिबोध अमानवीय व्यवस्था में पनपे और उन्होंने प्रचलित रुग्ण सौंदर्य बोध के स्थान पर नए मानवीय प्रगतिशील सौंदर्य बोध का निर्माण किया। एक चीज आप पढ़ेंगे, सौंदर्य बोध की चर्चा खूब की जाती है। मुक्तिबोध जब लिखने के लिए आए तो उन्होंने कहा कि अब तक के जो सौंदर्य बोध थे वो रुग्ण रोगग्रस्त हो गए, नए सौंदर्य बोध की जरूरत है। इसलिए उन्होंने चांद का मुंह टेढ़ा इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, मुक्तिबोध की कविताओं में व्यक्ति के दो व्यक्तित्व अंगों का परस्पर विरोध दिखलाई पड़ता है। इनमें से एक मानवीय एवं आदर्शवादी होता है तो दूसरा स्वार्थी एवं सुविधाजीवी होता है। मुक्तिबोध स्वतंत्रोत्तर भारत में दिखाई पड़ने वाले कथनी और करनी के अंतर को नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकटीकरण के लिए स्वप्न कथा यानी फैंटेसी की शैली को अपनाते हैं। मुक्तिबोध को परंपरा का गहरा बोध था कि परंपरा आखिर क्या है। ठीक है, परंपरा और आधुनिकता, ये भी कई बार सवाल पूछा जाता है, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो उनको परंपरा का बोध क्या होता है उसको पूरा पता था। वे करुणा के कवि हैं। उनकी भाषा शैली और उनका सादृश्य विधान बिल्कुल अपना है। वे गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध के कवि। मुक्तिबोध एक ऐसे कवि हैं जिनका अनुभव जगत बहुत व्यापक है, जो अपने परिवेश के जीवन से बहुत गहन भाव से जुड़े हुए हैं। उनकी प्रगतिवादी दृष्टि, परिवेश बोध, सामाजिक चिंतन और अनुभव वैविध्य को और बल देती है। अतः कहा जा सकता है कि बाद में जीवन की बहुविध छवि को लेकर विकसित होने वाली नई कविता के अग्रज कवि सच्चे अर्थों में कौन है? मुक्तिबोध है। इस नई कविता को हम अज्ञेय इत्यादि के बहाने जानते हैं और उसमें नाम एक और जुड़ जाता है मुक्तिबोध का। इसीलिए मैंने रिसर्च किया, जो मेरी पीएचडी का टॉपिक रहा, अज्ञेय और मुक्तिबोध को ही हमने सेंटर पॉइंट में रखा हुआ है। अज्ञेय और मुक्तिबोध के आलोचना क्रम का तुलनात्मक अध्ययन। जब मैं अपने सुपरवाइजर साहब के पास लेकर गया तो उन्होंने कहा कि बहुत कठिन है, मेहनत करना पड़ेगा। हमने कहा कि हम उस मिट्टी के बने हुए हैं कि मेहनत तो जरूर करेंगे, उसके पीछे नहीं हटेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, मैं भी एक बैठक में बैठे बैठे ही आप सभी को पढ़ा रहा हूँ। बोलते बोलते थक चुका हूँ। न जाने आप सभी अभी साथ हैं कि नहीं है, अब ये तो समय ही बताएगा, आपके कमेंट से ही पता चलेगा। मुक्तिबोध में फैंटेसी है, अर्थात एक जादुई सी अत्यधिक उल्लेखनीय है। उनकी अनुभूति केवल व्यक्तिगत संवेदन के स्तर की नहीं है, वह कथा में आधुनिक अनुभवों की अभिव्यक्ति है। एक आप पढ़ेंगे ज्ञानात्मक संवेदना और एक संवेदनात्मक ज्ञान। ये मुक्तिबोध की आलोचना के दो केंद्र बिंदु हैं। ये बहुत कम लोग आपको बता पाएंगे, क्योंकि हमने इस पे रिसर्च किया हुआ है।
बताने के लिए टीचर्स बताते हैं इधर उधर, लेकिन यूट्यूब वाले टीचर आपको बहुत कम बताएंगे। वो तो बताएंगे आचार्य रामचंद्र को आचार्य रामचंद्रन, और चारों तरफ ढिढोरा पीटेंगे कि उनसे बेहतर कोई नहीं पढ़ाता है, या फिर सारे बच्चे वहीं से सफलता हासिल कर रहे हैं। आचार्य रामचंद्रन वाले हासिल कर सकते हैं क्या, सवाल उठता है। मुक्तिबोध की जो दो प्रसिद्ध कविताएं हैं, अंधेरे में और ब्रह्म राक्षस, ये अपने परिवेश से गहरे जुड़ी हुई हैं और अनेक अवातों से लिपटी हैं, तथा कवि की आलोचक दृष्टि रचनात्मक संदर्भ में लक्षित होने वाली इनकी सार्थकता और निरर्थकता की जांच करती चलती। तो आप यहाँ से कुछ और संक्षेप में इसको कर सकते हैं, क्योंकि आपको हम पूरा विस्तार से बताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कुछ पॉइंट छूट भी जाए तो आपको ज्यादा नुकसान न हो। अगले जो रचनाकार हैं उनका नाम है सुदामा पांडे धूमिल। कहीं मुक्तिबोध से कम नहीं है, फिर भी देखते हैं कि धूमिल की कविताओं का तेवर जासूसी है, जो छिपे छिपे मानव विरोधी व्यवहार को ताड़ लेती है। संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र उनके काव्य संकलन है। तो धूमिल बहुत ही अच्छी कविताएं लिखा करते थे। ठीक है, हरीश्वर नाथ रेणु अगले जो रचनाकार हैं। मैलांचल का कथा क्षेत्र बिहार का पूर्णिया जिला है। मैलांचल को क्यों रखा गया, चूंकि इसका जिक्र आपको करना ही पड़ेगा आंसर में। एक और उन पर पड़ता हुआ नई स्थितियों का दबाव है, तो दूसरी ओर परंपरा का मोह है। इस तालमेल से दोनों की विशेषता निखर उठी। शताब्दियों से एक रस जीवन पर नए युग की पहली चोट बहुत मार्मिक हो उठी। इस आंचलिकता में कितना दारुण यथार्थ है और उसे दूर करने की कितनी शक्ति है, यह नहीं दिखाया गया है। रेणु और प्रेमचंद का जो कहानी कथा शैली है, ये इसी में अंतर हो जाता है। जो प्रेमचंद है वो कोई समस्या उठाते हैं तो उसके समाधान की तरफ भी जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर हरीश्वर नाथ रेणु ने आंचलिक क्षेत्र की समस्या को उठाया और पूरा उसको यथार्थवादी तरीके से प्रस्तुत कर दिया। कई बार आपको एग्जाम में रेणु और प्रेमचंद में अंतर भी पूछा जा सकता है, ये एक एक प्रश्न है। हरीश्वर नाथ रेणु पर हमने क्वेश्चन भी लिखवाया हुआ है, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन, वहां से भी आप देख सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा। हरिवंश राय बच्चन। बच्चन इस धारा के सर्वोत्तम कवि हैं। इस धारा की समस्त संभावनाएं बच्चन में पूंजीभूत है। ठीक है, यहाँ पर कुछ थोड़ा सा हुआ है। बच्चन मूलतः आत्मानुभूति के कवि हैं, इसलिए उनकी जिन कृतियों में आत्मानुभूति की सघनता है, वे अपने प्रभाव में तीव्र और मर्मस्पर्शी। इनके काव्य संग्रहों की बात करें तो मधुशाला, ठीक है, मधुबाला, मधुकलश काव्य संग्रहों पर उमर खय्याम की रुबाइयों का प्रभाव दिखाई पड़ता है। मधुशाला में डूबा हुआ यह कवि सामाजिक विषमता से अनजान नहीं है। उसने एक और तो उद्दाम यौवन की लालसा को अपनाया है, तो दूसरी ओर उसी स्तर पर सामाजिक संवेदना को भी मुखर करने का प्रयास किया है। इसका परिणाम यह हुआ कि कवि ठोस यथार्थ को पूरी तरह से ग्रहण नहीं कर पाया। भाषा की दृष्टि से भी बच्चन का महत्वपूर्ण योगदान है, और कविता में तो है ही, साथ में इनकी आत्मकथाओं को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगले जो रचनाकार हैं उनका नाम है शंभुनाथ सिंह। शंभुनाथ सिंह की काव्य यात्रा अत्यंत विकासशील रही है। रूप रश्मि, छायालोक, उदयाचल, दीवालोक में ये छायावादोत्तर व्यक्तिवादी नैतिकतावादी के कवि रहे हैं। ठीक है, व्यक्तिवादी, और यहाँ पर कुछ गलत हो गया है, ठीक है, खासतौर से आप व्यक्तिवादी ही ध्यान में रखिए। मनवंतर प्रगतिवादी चेतना से प्रभावित हैं और बाद की कृतियों में नई कविता का स्वर स्पष्ट है। व्यक्तिवादी गीतिक, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, थोड़ा सा होता है ना पढ़ते पढ़ते, गीत कविता, ये यहाँ पर ध्यान में रखना है, आप जोड़ सकते हैं। व्यक्तिवादी गीत कविता धारा में आने के बावजूद शंभुनाथ सिंह आगे, जैसे ये क्यों यहाँ पर हो रहा है गड़बड़, नवगीत की चर्चा होती है। जब शंभुनाथ सिंह नवगीत में भी इनको रखा जाता है, तो उसके तरफ है। शंभुनाथ सिंह के गीतों में अपना सौंदर्य निखर आया है, जो रूप विधान, प्रणय संवेदना, भाषा और छंद में लक्षित होता है। ठीक है, तो मेरी क्या कोशिश है कि मेरी कोशिश ये थी कि शंभुनाथ सिंह के बारे में अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं तो 2-4 लाइन आप जान जाएं, उसको आप नोट कर लें। ठीक है, तो ध्यान में रखना है कि इनका समय छायावादोत्तर नई कविता के बाद का है, लेकिन ये आगे निखर कर कब आए,
जब ये नवगीत लिखना शुरू किए, जो एक प्रवृत्ति रही है कविता की। केदारनाथ अग्रवाल, इनकी कविताओं में मानव और प्रकृति के सौंदर्य का बड़ा सहज, बेगवान और उन्मुक्त रूप मिलता है। माझी, न बजाओ बंसी, बसंती हवा आदि कविताएं जो फूल नहीं रंग बोलते हैं में संग्रहित हैं। इनकी प्रगतिकालीन सहज सौंदर्य कविताओं के रूप में देखी जा सकती है। आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में, उसके दर्पण पर बादल का वस्त्र पड़ा था, मैंने उसको नहीं जगाया, दबे पांव वापस घर आया। तो ये प्रकृति चित्रण है। रामविलास शर्मा, वैसे तो रामविलास शर्मा को हम आलोचक के तौर पर जानते हैं, लेकिन अगर कविता के दृष्टिकोण से देखें तो तार सप्तक से इनका संबंध रहा है। इनकी कविताओं का सौंदर्य है सादगी, वेग और सहजता। शर्मा जी की कविताओं में प्रचार और नारों की कमी नहीं, स्थूल व्यंगों की भी अधिकता है, लेकिन जहां वे अतिवादिताओं से मुक्त होकर केवल कवि के रूप में रहे हैं, वहां सामाजिक संवेदना को आत्मसात करके उसे सरल वेगवती भाषा में अभिव्यक्त करते रहे। और बाकी आप चाहें तो इसमें आलोचना के पक्ष को भी जोड़ सकते हैं, तो थोड़ा सा 2-3 लाइन और आपका बढ़ जाएगा। नागार्जुन, नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र है। यात्री नाम से ये मैथिली में कविताएं लिखते थे। इनकी कविताएं मुख्यतः 3 तरह की हैं, कुछ गंभीर कविताएं हैं, कुछ संवेदनात्मक कविताएं हैं और कुछ कलात्मक कविताएं, जिनमें कवि ने मानव मन की रागात्मक और सौंदर्यमयी छवियों को अंकित किया है और साथ ही साथ मनुष्य की मानवीय संभावनाओं के प्रति आस्था व्यक्त की है। दूसरी कोटि की कविताएं वे हैं जो सामाजिक कुरूपता, राजनीतिक अव्यवस्था और धार्मिक अंधविश्वास पर बढ़िया चुभता हुआ व्यंग करती है। शिक्षा पद्धति पर एक व्यंग देखने लायक है। घून खाए तीरों पर की 12 खड़ी विधाता बाचे, फटी भीत है छत चूती है, आले पर बिस्तुइया नाचे, बरसा कर बेबस बच्चों पर मिनट मिनट में 5 तमाचे, इसी तरह से दुखरन मास्टर गढ़ता है आदम के सांचे। तो शिक्षा पद्धति पर एक तरीके से व्यंग। और आप देखेंगे कि नागार्जुन की कविताओं में जो व्यंग है ये खास बहुत प्रभावशाली मारक व्यंग है। नागार्जुन की तीसरी कोटि की रचनाएं उद्बोधनात्मक हैं, लेकिन काव्य तत्व की दृष्टि से ये रचनाएं हल्की हैं। बादल को घिरते देखा, पाषाणी, चंदना, रविंद्र के प्रति, सिंदूर तिलकित भार, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान आदि कविताएं इनकी उत्तम प्रगतिवादी कविताएं। ठीक। गिरिजा कुमार माथुर, गिरिजा कुमार माथुर भी सप्तक से जुड़े हुए हैं। प्रकृति की रंगमयता, उसकी उदासी, सौंदर्य प्यास, प्रेम प्रसंगों की स्मृतियों का दंश, सुंदर वातावरण में साथी विहीन अकेलेपन का बोध आदि इनके अनुभव और संवेदना के अंग हैं। इनके रचना लोक में विभिन्न रूपों में ध्वनियों, गंधों और स्पर्शों में इन्हीं के दर्शन होते हैं। माथुर में प्रयोग और संवेदना का बहुत सुंदर सामंजस्य, ठीक है, तमाम तरीके के इन्होंने प्रयोग किए हैं, अर्थात प्रयोग कहीं भी बौद्धिक भंगिमा या फैशन के वशीभूत होकर नहीं आया है, उनकी अनुभूतियों और संवेदनाओं से जुड़ा हुआ है। कवि ने छंद, भाषा और बिंब विधान सभी में प्रयोग किए। छंद तो प्राय सर्वत्र लययुक्त है। नवीनता इसमें है कि कवि ने कहीं कहीं सवैया को तोड़कर नया छंद रूप दिया है। उनके काव्य के 2 रूप हैं, मंजीर और तार सप्तक में उनकी व्यक्तिगत अनुभूतियां। किंतु आप देखेंगे कि नाश और निर्माण, धूप के धान तथा शिलापंख चमकीले में सामाजिक अनुभूति की, सामाजिक जीवन की अनुभूतियां यथार्थ उभरते हैं। तो रचनाओं को भी ध्यान में रखना है। गिरिजा कुमार माथुर की जो काव्यगत विशेषताएं हैं वो क्या क्या है पूरा आपने देखा, चूंकि ये वो दौर है जब प्रयोगवादी कविताएं लिखी जा रही थी, उसमें प्रयोग को साधन के तौर पर रखा गया था। अगले रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। ये भी बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी साहित्यकार, कवि के साथ साथ ये विशिष्ट कथाकार, नाटककार और समीक्षक भी थे। भारती की काव्य उपलब्धियां वास्तव में उनकी परवर्ती कृतियों अंधायुग, कनुप्रिया और 7 गीतवर्ष में दिखाई पड़ती हैं। आरंभ की कविताएं बहुत कुछ कैशोर भावुकता से युक्त है। भारती में आदिम गंध की तड़प और लोक जीवन की रोमानी छवि की पकड़ है, इसलिए इनकी कविताएं मूलतः गीतात्मक है। तो अंधायुग आपने कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा। इसके अलावा एक है गुनाहों का देवता, लोग बहुत इसको प्रेफर करते हैं कि जरूर पढ़िएगा, आप लोग भी पढ़िएगा। ममता कालिया,
इनकी कहानियों में प्रतिदिन के जीवन की छोटी छोटी घटनाओं को केंद्र में रखकर नारी के समग्र जीवन संघर्ष को चित्रित किया गया है। साथ ही कहानियों में दाम्पत्य जीवन के बाहर की सामाजिक आर्थिक विसंगतियों के चित्र भी देखे जा सकते हैं। अगर कहानी संग्रहों की बात करें तो छुटकारा, सीट नंबर 6, एक अदद औरत, प्रतिदिन, उसका यौवन, जांच अभी जारी है, बोलने वाली औरत, मुखौटा, निर्मोही, खुदकिस्मत, थोड़ा सा प्रगतिशील आदि ममता कालिया की कहानी संग्रह। कृष्णा सोबती, इनकी सभी कहानियां नई कहानी के दौर की हैं। सोबती जी की कहानियां मानवीय मूल्यों के टूटने के दर्द की कहानियां हैं। परिवेश का यथार्थ चित्रण, पंजाब की धरती की गंध और उष्मा तथा पात्रों की खुली साहसिक मानसिकता इनकी कहानियों की प्रमुख विशेषताएं हैं। और मित्रों मरजानी इत्यादि अगर आपने पढ़ा होगा तो मित्रों के रूप में हिंदी कहानियों में पहली बार ऐसी नारी की सृष्टि हुई जिसमें देह धर्म के उफनते ज्वार के सहज स्वीकार की संपूर्ण साहसिकता है। इनकी कहानी सिक्का बदल गया भारत पाक विभाजन पर आधारित है। उस दर्द को कृष्णा सोबती ने पूरी गहनता के साथ उकेरने का प्रयास किया है। बादलों के घेरे इनका कहानी संग्रह है। शेखर जोशी, इनकी कहानियों में पहाड़ी और ग्रामीण जीवन की व्यवस्था, दर्द और संघर्ष को सहानुभूति के साथ व्यक्त किया है। इनके जीवन का हिस्सा कारखानों में बीता। इनके जीवन का एक हिस्सा कहां बीता? कारखानों में बीता, जहां उन्होंने मजदूरों के संघर्ष और पीड़ा को देखा और उसका यथार्थ चित्रण किया। इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं कोसी का घटवार, अप्रतीक्षित, सहयात्री, प्रश्नवाचक आकृतियां, समर्पण, मृत्यु, दौड़, रास्ते, बदबू, साथ के लोग, हलवाहा, मेरा पहाड़, नवरंगी बीमार है, डांगरी वाले, बच्चों का सपना, आदमी का डर, तमाम है। इसमें से जो आपको याद है, कोसी का घटवार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निर्मल वर्मा, नामवर सिंह के अनुसार स्वतंत्रता या मुक्ति का प्रश्न जो समकालीन विश्व साहित्य का मुख्य प्रश्न बन चला है, निर्मल की कहानियों में प्राय अलग अलग कोण से उठाया गया है। इनके पहले कहानी संग्रह परिंदे को नामवर सिंह ने नई कहानी की पहली कृति माना है। इनके कहानी संग्रहों की बात करें तो जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, कौवे और काला पानी, सूखा तथा अन्य कहानियां इनके कहानी संग्रह। भीष्म साहनी, ये अपनी प्रगतिशील जीवन दृष्टि के लिए प्रसिद्ध है। नई कहानी के दौर में इनकी चीफ की दावत कहानी बहुत प्रसिद्ध हुई क्योंकि इसमें वृद्ध को कहानी संग्रह मुख्य केंद्र में रखा गया। अमृतसर आ गया है, वो हरामजादे, वांगचू आदि कहानियां अपने समय और समाज का यथार्थ चित्रण करती हैं। इन्हें प्रेमचंद की परंपरा से भी जोड़ा जाता है। भीष्म साहनी को पीड़ित मानवता से अपार सहानुभूति हर साहित्यकार को होती है, इनको भी थी। मध्य वर्ग और निम्न मध्य वर्ग लोगों की स्थितियों से वे बखूबी परिचित हैं, इसलिए इस वर्ग की मानसिकता को भी अनुभूत कर लेते हैं और इसकी विडंबनाओं को सहज ही उजागर कर देते हैं। भीष्म जी का कथा संसार व्यापक है। उन्होंने जीवन के विविध संदर्भों में मानवीय संघर्ष को बड़ी मार्मिकता के साथ प्रस्तुत किया है। इनके कहानी संग्रह हैं भागरेखा, पहला पाठ, भटकती राख, पटरियां, वांगचू, शोभा यात्रा, निशाचर, पाली और डायन। ठीक है, तो भीष्म साहनी से आपने कुछ यहाँ पर सीख लिया होगा। प्रभाकर माचवे जब आप पढ़ेंगे कविता तो तार सप्तक के कवि हैं, जिसका तात्पर्य यह है कि उन्होंने भी छायावादोत्तर हिंदी कविता को लीजे रोमानीपन से मुक्त करने और उसे यथार्थ की ठोस भूमि पर उतारने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उक्त सप्तक में उनकी दो प्रसिद्ध कविताएं हैं, निम्न मध्य वर्ग और मैं और खाली चा की प्याली। माचवे का पहला कविता संग्रह है स्वप्न भाव। तो माचवे के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी इतिहासों में भी नहीं मिलती है और अच्छी बात है कि हमारे एक मित्र ने इन पर एमफिल किया हुआ है। ठीक है, जरूरत पड़ेगी माचवे पर अगर आप लोग काम करेंगे तो माचवे का काव्य संसार नाम से उन्होंने बहुत मेहनत करके लिखी हुई है और बहुत ही हमारे क्लोज फ्रेंड में से एक है। रघुवीर सहाय, ये दूसरा सप्तक के कवि थे। सहाय जी ने बच्चन की वेदना और गिरिजा कुमार माथुर के रंग संयोजन के प्रभाव से होकर लिखना शुरू किया, लेकिन शीघ्र ही उससे अपने को मुक्त कर लिया, अलग कर लिया। उनकी जड़ गांव में नहीं थी, पर उनकी आरंभिक कविताओं में ग्रामीण और शहरी दोनों परिवेश चित्रित हैं। ग्रामीण जीवन का यह आकर्षण ही आगे चलकर
साधारण जन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता में बदल जाता है। इसमें अस्तित्ववाद हवा में उड़ गया। उन्होंने लिखा है कि अज्ञे और शमशेर की बौद्धिक आत्माभूति और बोधगम्य दूरता ने उन्हें अपनी आगामी रचनाओं के लिए काफी तैयार किया। सीढ़ियों पर धूप में उनका पहला कविता संग्रह है, जिसमें उन्होंने अस्तित्ववाद प्रभावित कवियों के दुखात्मक दुखवाद पर क्या किया है, चोट किया है। ठीक, तो रघुवीर शाह है और इनकी एक कविता बड़ी फेमस है कि रामदास की हत्या से संबंधित, ठीक है, वो जरूर आप पढ़िए। नेमिचंद्र जैन, इन पर मार्क्सवाद का प्रभाव है। 1943 में प्रकाशित सारसप्तक के अपने कवि वक्तव्य में उन्होंने कहा था, साहित्य में प्रगतिशीलता में मेरा विश्वास है और उसके लिए एक सचेष्ट प्रयत्न का भी मैं पक्षपाती हूँ, किंतु कला की सच्ची प्रगतिशीलता कलाकार के व्यक्तित्व की सामाजिकता में है, व्यक्तिहीनता में नहीं। तो यहाँ पर कहीं कहीं नेमिचंद्र जो जैन थे, आगे के जो विचार है वहां पर भी थोड़ा सा कटाक्ष टाइप का किया हुआ है, उसका खंडन किया। आगे में आप देखेंगे कि व्यक्तित्व की प्रधानता रही सामाजिकता को लेकर, बाद में उनमें भी बदलाव आया है। नेमिचंद्र जैन के देश विदेश की अनेक भाषाओं से दर्जनों नाट्य कृतियों, कहानियों, समीक्षा ग्रंथों तथा अन्य उपयोगी कृतियों का अनुवाद किया है। जैन की आलोचना दृष्टि मुख्यतः कथा और नाट्य साहित्य की समीक्षा में निखर कर सामने आई है। इनके जो समीक्षात्मक ग्रंथ हैं, अधूरे साक्षात्कार, रंग दर्शन, बदलते परिदृश्य, जनांतिक, भारतीय नाट्य परंपरा, दृश्य अदृश्य, रंग परंपरा, रंग कर्म की भाषा, तीसरा पाठ। आपने देखा कि इधर भीष्म साहनी इत्यादि ने लिखा था पहला पाठ और इन्होंने लिख दिया तीसरा पाठ। ऐसे जोड़कर भी आपको देखना है, तभी आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में। और ज्यादातर इनका संबंध किससे रहा है, नाटक से रहा है, नेमिचंद्र जैन का नाट्य समीक्षक के तौर पर। और आज के आखिरी जो रचनाकार हैं, विष्णु खरे। समकालीन हिंदी कविता और आलोचना में विष्णु खरे का नाम प्रमुख है। उन्होंने हिंदी जगत को अत्यंत गहरी विचारपरक कविताएं दी हैं, तो साथ ही बेबाक आलोचनात्मक लेख भी दिए हैं। विश्व साहित्य का गहन अध्ययन उनके रचनात्मक और आलोचनात्मक लेखन में पूरी रंगत के साथ दिखलाई पड़ता है। दिनमान, नवभारत टाइम्स, दी पायनियर, दी हिंदुस्तान, जनसत्ता, दैनिक भास्कर, हंस, कथादेश जैसी पत्र पत्रिकाओं में उनका सिनेमा विषयक लेखन प्रकाशित होता था। वे उन विशेषज्ञों में से हैं जिन्होंने फिल्म को समाज, समय और विचारधारा के आलोक में देखा तथा इतिहास, संगीत, अभिनय, निर्देशन की बारीकियों के सिलसिले में इसका विश्लेषण किया है। तो थोड़ा सा इनका व्यक्तित्व अलग ढंग का है। चूंकि आप केबीएस, एनबीएस में देखेंगे या फिर एमआरएस में पत्रकारिता का भी एक पोर्शन लगा हुआ है, तो खैर सिलेबस में आपके थे तो हमने यहाँ पर इनको जोड़ दिया। तो प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद है इस वीडियो लेक्चर को आपने अंत तक देखा होगा, समझा होगा और आपने रिवीजन भी किया होगा कि हमने इसमें क्या पहले पढ़ा हुआ था, क्या नया पढ़ने को मिला है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। अति लघुत्तरीय प्रश्न अगर प्रमुख रचनाकारों के आधार पर आएंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि इनसे बाहर नहीं आएंगे। भले उनका मॉडिफाई रूप हो, लेकिन आपके दिमाग में कंटेंट रहेगा, आपकी कलम नहीं रुकेगी। तो आप सभी कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।